मुझे YouTube पर कामयाबी मिल रही है। क्लिक बेट थंबनेल बनाकर ला सकते हो, बट सब्सक्राइबर को खरीदा नहीं जा सकता। Are you all excited now? Well, अब वो घड़ी आ गई है जिसका आपको इंतजार था। Learning from the best people, learning from the lions, kings and king makers. तो जोरदार तालियां हो जाए यार। Well, रण विजय का मतलब होता है जो रण में जीते, विजयी हो। और आज की डेट में हमारे लिए whether you talk about business world or you talk about social media, ये हमारे रण बन चुका है। So सबसे पहले the one who is the lion maker, आप लोगों ने उन्हें रोडीज पर देखा, बट मैं आज इस पैनल में कुछ ऐसे क्वेश्चंस करूंगा जिससे आप लोगों को बहुत इंसाइट्स मिलेंगी। सो रणविजय की हमने स्टोरी सुनी एंड आई वाज इंस्पायर्ड, आई एम इंस्पायर्ड, बट सर हर इंसान के लिए होता है व्हाट्स नेक्स्ट। हमने कई सालों से सर को, रणविजय जी को रोडीज पर देखा, टीवी पर देखा, एमटीवी, तो मेरे को एमटीवी मतलब रणविजय जी। मतलब मैंने कई लोगों को बताया कि ऐसे इवेंट हो रहा है, रणविजय जी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा पीपल आर डाई हार्ड फैन। तो अब सर मेरा सवाल ये है कि एक ऐसे इंसान ने जिसने इतना सब कुछ देखा, इतनी माइलस्टोन अचीव करी, उसके लिए व्हाट्स नेक्स्ट? यार sometimes when somebody is saying these things I feel कि यार अभी तो मैं जवान हूँ, ऐसी बातें क्यों हो रही है मेरे बारे में। I actually am very ambitious, मैं बहुत ज़्यादा ambitious हूँ। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि while you're working really hard, एक वर्क और फैमिली बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत बारी बिना फौज के बारे में बात की है, मेरी ना बातें मैं एग्जाम्पल दे नहीं पाता हूँ। उनके लाइफस्टाइल में ना, फौजियों के, ऑफिसर्स के, और उनके लाइफस्टाइल में वर्क बैलेंस ऑलरेडी कार्व्ड आउट है। आपको सुबह उठ के पीटी करना ही है, फिर आप जो भी आपका काम है उस पर जाते हैं, फिर लंच के टाइम में ना एक साथ खाते हैं। आप एक ऑफिसर्स मेस में जाते हैं या सब एक साथ खाते हैं, या आप सोल्जर्स का खाते हो, वो कम्युनिटी हो गई है ना, एक साथ खा रहे हो, हंसी मजाक हो गया, थोड़ा लेग पुलिंग हो गया, फिर आप सोते हो 1 घंटा, क्यों? सुबह उठ के आपने कसरत की है। फिर गेम्स टाइम होता है, जहाँ पे गेम्स टाइम में कॉमराडरी होती है, लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं, हाउ टू लीड, हाउ टू फॉलो, और फिर दोबारा सोशल इवनिंग हो जाती है। तो उनकी लाइफ में, तो मैंने कहा यार मैं अपनी लाइफ में कैसे करूँ? तो मेरा अभी, बिकॉज आई हैव 2 किड्स, आई हैव पेरेंट्स हु हैव रिटायर्ड, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने लिए नहीं कि मैं अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारे पैसे कमा लूँ। वो जैसे मैंने बोला कि 60 साल की उम्र में 100 करोड़ हो या 10 हों, वो उस टाइम पे चाहिए नहीं होते। मेरे पेरेंट्स अभी 66 और 61 है। उनके पास बचपन में, मतलब जब हम लोग थे तो 2 रूम अपार्टमेंट होता है जिसमें हम चारों रहते थे। उसके बाद जब वो जनरल बने तो 10 रूम थे, लेकिन वो सिर्फ 2 थे। तो इट इज व्हेन डू यू नीड द रिसोर्सेज, व्हेन शुड यू यूज देम। दिस अक्यूमुलेटिंग वेल्थ जो हमारी पूर्वज पिछली जनरेशन को करना पड़ा, बिकॉज एक यंग नेशन था, आप यूर बिल्डिंग फॉर योर सेल्फ, आपको पता नहीं था कि कब क्या हो जाए। वो रेनी डे के लिए आप बचाते थे। तो मेरा भी एम्बिशन चेंज हो गया कि आई वांट टू लिव द बेस्ट लाइफ आल्सो व्हाइल आई एम वर्किंग, क्योंकि मुझे एक और चीज बहुत पसंद है कि जो भी आपका पोटेंशियल है, यू हैव टू रीच योर मैक्सिमम पोटेंशियल। जरूरी नहीं है कि सबका सेम होगा, सम पीपल आर स्मार्टर, कई लोग के पास अलग क्वालिटीज होती हैं, अलग एक्सपोजर होता है, अलग रिसोर्स, लेकिन जो भी आपका पोटेंशियल है ना, उसको रीच करो, मैक्सिमाइज इट, और लाइफ जियो। नाउ इन दैट ऑफ कोर्स कभी कभी मेरा काम ही ऐसा है, अगर इतने ही पैसे, इतने ही रिसोर्सेज मुझे कहीं और से आ रहे होते तो भी मेरी यही जिंदगी होती। अगर मैं कोयले की खान से ये पैसे कमा रहा होता तो भी मैं बाइक पे होता, तो भी मैं एडवेंचर कर रहा होता, तो भी मैं बास्केटबॉल खेल रहा होता। यही दैट इज व्हाट आई वांट टू डू। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर मी इज दैट आई वांट टू बी, मैं बहुत सारे लोगों की जो जर्नी है, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। मैंने कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, कई बिजनेसेस में मैं बिल्ड कर रहा हूं उनके साथ। कॉस्मो फीड इज वन ऑफ देम। तो मैं जैसे आपको बोला कि मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, मैं एक्चुअली एक इन्वेस्टर हूं। बल्कि इन्होंने मुझे पैसे दिए नहीं है, मैंने इनको दे दिए कि मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूं, तुम फौजी के बच्चे हो, तुम्हारा ये जो आगे की तुम सोच रहे हो, इट्स ये बहुत फायदेमंद होने वाला है, जो भी इसके पार्ट होंगे और जो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। सो आई एम पार्ट ऑफ कॉस्मो फीड, नॉट I'm an investor, so this is a new chapter in my life. I'm invested in a company called Rage Coffee. किसी ने Rage Coffee पी है? Yes. I was one of the first investors in that. कभी अगर आप गुड़गांव साइड जाओ या दिल्ली NCR में बर्गर सिंह खाया? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे रहती हैं
इंसान के बारे में, लेकिन वो आपकी पर्सनल जर्नी में चलती रहती है हर चीज का। मुझे लगता है कि बिकॉज माई लाइन ऑफ वर्क ना ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, मेरा काम चल रहा है, जब तक मैं 2-4 शो कर रहा हूँ, मैं रेलिवेंट हूँ, मुझ में ब्रांड्स इंटरेस्टेड हैं, जब वो मुझसे बात करते हैं कहते हैं यार इसको अपने पैनल पे होना चाहिए, इसको डायरेक्टर बोर्ड बनाते हैं, इसको स्वेट इक्विटी देते हैं, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी जो अभी खुल रहा है, दैट्स द नेक्स्ट स्टेज। आज जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो यहाँ से कोई बोलेगा यार कुछ इनके साथ करते हैं, दैट इज बिकॉज पहलू जो आप देखते हो दैट इज वन, बट अ पर्सन हैज मेनी डिफरेंट ट्रेट्स इन देयर रेpertoire, इन देयर आर्सेनल। और मेरा यही है कि मुझे अब बहुत सारी चीजों में घुसना है जिसमें मुझे लगता है कि मैं, हाँ कॉस्मोफिट में मेरा एक इनपुट सही है, अगरबत्ती नहीं बेच सकता मैं अभी, बिकॉज आई एम नॉट दैट गाय। अगर मैं धार्मिक चीजें कर रहा होता और मैं ज्यादा पूजा पाठ करता तो आई वुड हैव बीन एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन टू सेल धूप और अगरबत्ती, राइट? बट इन कॉस्मोफिट आई फिट। If somebody is making an electric motorcycle, I fit, right? If somebody is saying, okay, sneakers बनाने हैं, इसको promote करना, I fit there. तो those are the kind of things. So I'm part of 10-15 startups right now, जहाँ पर मैं सिर्फ promote नहीं करता हूँ. I'm also part of strategy. As a creator also मैं इसको विवेक को बताता हूँ कि यार हाँ मुझे तो कभी पैसे नहीं मिले अगर मैं किसी को अपनी विशेष टिप्पणी दे रहा हूँ on something जिससे उनका फायदा हो रहा है, फ्री में लेके चले गए, बहुत पैसे बना लिए, right? तो वो, so a lot of this input is coming and that's the next thing for me now, because then you build, क्योंकि मेरे लाइन ऑफ वर्क में है कि जब तक मैं हूं फिजिकली तो ही काम है, अगर मैं नहीं हूं यहाँ पर तो नहीं हो रहा काम। That's why I'm doing so many other things, ताकि जब मैं नहीं भी हूँ आसपास, अगर मुझे 2 महीने छुट्टी लेके कोचिंग करवानी है अपनी डॉटर की टेनिस में या कहीं पर, मेरे पास वो टाइम होना चाहिए कि ठीक है, I can take 2 months off because I want to be there for her also like my dad was. All right, that's my next step. So एक बार तालियां हो जाए यार, क्या अमेजिंग नेक्स्ट गोल्स आपने बताए हैं सर। अब एक और चीज मुझे पता लगी कि हमने रणविजय जी का काफी टाइम ले लिया, एंड इज दैट सो दैट यू हैव टू लीव, यू हैव टाइम? नहीं, ये कॉस्मोफीड वाले मेरे को सिर्फ अपने लिए बचाना चाहते हैं। अच्छा, No, I want to listen to everybody. तो फिर दिस इज अमेजिंग कि सर हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं, एंड मुझे पता है कि क्योंकि टाइम जैसे जैसे निकलता है पीपल बिकम इम्पेशेंट, बट नाउ जो आप सुनने वाले हैं दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इवेंट। सो आप बैठे रहिए, आप सुनिए, नोट्स बनाइए, बिकॉज नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू लिसन इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। सो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, एंड सब ने जीरो से शुरू किया। सो एक एक करके हम सबकी जर्नी जानेंगे। सो रणविजय जी की हमने जर्नी जानी। मैं एक चीज बोल देता हूँ, मैं इनमें से किसी को भी फॉलो नहीं करता हूँ बिकॉज मेरे पास मेरा वो पैशन नहीं है, वो पैसा वाला। बट आई टेल यू समथिंग दैट्स कॉमन बिटवीन मेरे अलावा ऑल ऑफ दीज गाइज, किसी में अकड़ नहीं है, अकड़ हवा नहीं है, सब बड़े हम्बल हैं, बड़े स्वीट हैं। और ये ना जितनी मर्जी तरक्की हो जाए, इफ यू आर डाउन टू अर्थ, जो माँ बाप ने बोला कि बेटा जमीन से जुड़ के रहो, कुछ भी बन जाओ जिंदगी में, बिलियनर्स बन जाओ, 38 बिलियन 50 बिलियन कुछ भी हो जाए, आई सी वन थिंग दैट्स कॉमन ऑन दिस स्टेज, वो है ह्यूमिलिटी। और हमारी इंडियन सभ्यता में ये बताया जाता है कि अब जुड़ के रहो, ठीक है, हवाबाजी मत करना, जितने मर्जी पैसे आ जाए, और उससे क्या होता है कि सब कुछ सही हो जाता है, कोई शोषा नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई नोटिस्ड अबाउट एवरीबॉडी एंड नाउ आई वांट टू नो देयर जर्नी। थैंक यू सो वेरी मच सर। सो स्टार्ट करते हैं आनंद जी से। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब ये मुझे कई लोगों ने बोला, आनंद को आप अगर YouTube पे सुनेंगे तो वो आपको जैसे लगता है ना उससे कहीं बेहतर ये एज अ पर्सन है, एंड ये मैं स्टेज के सामने भी बोलूंगा और स्टेज के पीछे भी बोलूंगा। थैंक यू सो मच। और आप अभी इन्हें सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि ही इज सच अ वंडरफुल पर्सन। सो आनंद जी, आपकी स्टोरी कुछ शब्दों में आप प्लीज हमारी ऑडियंस को सुनाइए। पुष्कर भाई, क्योंकि आप इतने प्यारे हो ना, इसलिए आपको सब प्यारे लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच अ स्वीट वेलकम। क्या बात है। देखो अभी ना मुझे पता है कि 3 बज गए, बट अभी आपको देख के मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सुबह के 3 बजे हैं। मैं प्रवचन दे रहा हूँ, भक्तजन श्रद्धा में लीन है। प्लीज आप लोग थोड़ा हंस सकते हैं, हम थोड़ा लाइक कर सकते हैं, हम लोग चिल करेंगे, बातचीत करेंगे। मेरी अगर फाइनेंस की जर्नी की बात करें ना, तो मैं ना सीए किया, सीएफए किया, सीएफपी किया मुंबई में। तो मैं मुंबई में सारे इंटेलेक्चुअल लोगों, धीरे धीरे बोलो, समझ नहीं आया लोगों को, ये वाली कौन सी डिग्री होती है नहीं पता लोगों को। नहीं, आई एम वेरी श्योर यहाँ पे जो बैठे ये लोग मुझसे ज्यादा पढ़ेंगे और मुझसे ज्यादा अच्छा करेंगे। मेरी सीए हुआ, सीएफए हुआ, सीएफपी हुआ, एंड आई वाज अमंगस्ट ऐसे लोग जो काफी फाइनेंस के बारे में जानते थे। मैंने अज्यूम कर लिया कि इनको पता है, मुझे पता है, तो सबको पता है। मैं आया कोटा, हमारे वहां पे कंपनी थी इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड। वो कंपनी हो जाती है बंद,
उनके हर एक एम्प्लॉइज को पिछले 10 सालों से शायद जो उनकी एक्चुअल सैलरी थी उनकी डिवाइड बाय 10 भी नहीं मिल रही थी। एक साथ उनको बिकॉज कंपनी बंद हो रही है, ग्रेचुइटी, ये वो सब मिल मिला के हर एक पर्सन को रफली 50 to 60 लाख रुपीस मिनिमम मिला है और 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए मिले थे। एक पर्सन मेरे ऑफिस में आता है, वो सिटिंग इन माय ऑफिस, वो मेरे ऑफिस में आते हैं, फटी हुई शर्ट, बिल्कुल एक आप समझो एक बाहर निकल रही है, एक अंदर है, पैंट पुराने वाली जो बीच में स्टेपल ऐसे लगती थी, और पुरानी पैंट और चप्पल, हवाई चप्पल पहन के मेरे ऑफिस में आए, बोले मेरी वाइफ बीमार है, मेरे पास 75 लाख रुपए है, यहाँ पे लगे हुए हैं, मुझे रिक्वायरमेंट है 25,000 रुपए की, 50,000 रुपए दे दोगे तो मेरा सारा काम हो जाएगा, मैं क्या कर सकता हूं अनंत। ऑल हिज मनी वॉज इन अ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसको वो अगले 10 साल तक टच नहीं कर सकते। एक ऐसे जने जिनको शायद पिछले 10 सालों में 1 लाख से ऊपर का कैपिटल एक बार में मिला नहीं था, एक साथ 75 लाख रुपए मिले थे, उनको जरूरत पड़ी थी, बट क्योंकि एक मिस सेलिंग हो चुकी थी वो उस समय कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। देन आई रियलाइज किया जितना मुझे लगती है सारी लाइफ ग्रीन ग्रीन है, इतनी ग्रीन नहीं है। लेट अस डू समथिंग फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए फिजिकल सेशंस करने स्टार्ट करे। वी कंडक्टेड मोर देन 250 सेशंस। राजस्थान गवर्नमेंट ने 2 बार अवार्ड किया कि ये आप फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड कर रहे हैं। पर उसके बाद रियलाइज हुआ व्हाट नेक्स्ट, हाउ टू मेक इट बिग। हम शायद मैं ऐसे फिजिकल सेशंस करता रहूंगा तो शायद 1 लाख 2 लाख 5 लाख, वहां पे एंट्री होती है यूट्यूब की। बाय द वे मेरे यूट्यूब के पहले 1000 सब्सक्राइबर्स है ना, यहाँ पे हर एक जना जो बैठा है, मैं उनको सिर्फ इतना कहता हूं, मंजिल तो मिल ही जाएगी, देरी से ही सही, भटके तो वो है जो राह के लिए निकले ही नहीं। आज पुष्कर, प्रांजल, हम सब यहाँ पे बैठे, हमें लग सकता है कि सब्सक्राइबर्स या फैमिली बनाना इजी था। पहले 1000 सब्सक्राइबर बनाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारी कहानी है। पहले 1000 सब्सक्राइबर बनाने के लिए हमारे कोटा में एक एरा ऑफ एलिगेंस नाम की एक एग्जीबिशन होती है। मैं एग्जीबिशन में गया, मैंने लोगों को कहा कि सर एक बहुत अच्छा चैनल है, मैं आपको सब्सक्राइब करके देता हूं। मैंने वहां पे 2 दिन सुबह 9 बजे से लेकर रात में 9:30 बजे तक 1000 लोगों के मेरे चैनल सब्सक्राइब करवा दिए थे। और उसके बाद मेरे जब दोस्तों को पता चला कि भाई मैं यूट्यूब पे आ गया हूं, मेरे दोस्तों ने ये अज्यूम कर लिया, बिकॉज मैं एक बहुत अच्छा 30-35 लाख का पैकेज छोड़ के कोटा में अपना फैमिली बिजनेस करने आया था। उन्होंने अज्यूम कर लिया कि आनंद का तो ब्रेकअप हुआ है, मुंबई में उसका दिल टूटा है, और दिल टूटने के कारण वो देवदास मोड में आ चुका है, इसलिए कोटा जाके ये कुछ तो उसने टाइम पास स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ओपिनियन है, व्हेन यू आर क्रिएटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, कभी भी अपने दोस्तों को शेयर मत करना, रिलेटिव को गलती से भी शेयर मत करना, वो आपके पूरे वीडियो का एंगेजमेंट खराब कर देंगे। वो आपका वीडियो खोलेंगे, 2 सेकंड में बंद कर देंगे, आपका एंगेजमेंट खराब हो गया। ऐसी अफवाह उड़ गई कि भाई ब्रेकअप के कारण ये गया है कोटा और इसने पता नहीं कुछ टाइम पास स्टार्ट कर दिया है। एंड आई होप शायद कुछ लोग तभी फॉलो करते होंगे। सो इनिशियल जर्नी आपकी हमेशा डिफिकल्ट रहेगी। जब तक आप कुछ काम कर रहे हो और आपको 2-5 लोग बोल नहीं दे यार तो क्या पागल है क्या यार, तो ये क्या कर दिया, तो कुछ दिक्कत चल रही है ना लाइफ में, इसलिए करना पड़ा ना ये, तब तक समझ लेना कि शायद इतना बड़ा नहीं कर रहे कि लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। जब ये बात हुई फिर धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हुआ। मेरी टर्निंग पॉइंट था, आई थिंक मुझसे टैलेंटेड लोग यहाँ पे बैठे हैं, मुझसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग सामने भी बैठे हैं, मुझे सिर्फ एक चीज आती है, दैट इज कर्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं कर्म प्रधान हूं। मैं मानता हूं कि मेरी जितनी भी फैमिली है, एक तो आशीर्वाद जरूर है, जब भी मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कुछ मिलता है, आई थिंक कोई सुपर पावर की वजह से मिला है, शायद मेरे माँ बाप का आशीर्वाद हो, भगवान की कोई दुआ हो, या कहीं ना कहीं कुछ क्लिक हो गया हो। और दूसरा सर कर्म। यूट्यूब पे अगर किसी को भी लगता है या किसी भी सोशल मीडिया पे लगता है कि नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया है और मैं बिल्कुल बिगनर हूं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम मैंने स्टार्ट किया बिकॉज मेरा एक बहुत प्यारा फ्रेंड है राज शमानी, ही वाज लाइक कि आनंद भाई आपको इंस्टाग्राम पे आना चाहिए, आप आओगे तो तबाही मचाओगे। मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। 2 महीने हो गए, मैं डेली एक वीडियो डाल रहा हूं। अब मुझे नहीं पता किस दिन वो क्लिक करेगा, बट अगर अगले 2 साल भी डालना पड़े तो मैं डालूंगा। दिस इज माई ओनली थिंग। आप अगर कर्म प्रधान बना लोगे तो किसी भी सोशल मीडिया तो छोड़िए, किसी भी करियर में भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। स्किल के ऊपर कभी मत खेलना और लक के ऊपर तो गलती से भी मत करना। लक भी वेट कर रहा है किस दिन आप काम करना स्टार्ट करोगे। थैंक यू सो वेरी मच आनंद जी, थैंक यू। तो यार मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला। सो नेक्स्ट आपने बिल्कुल सही पर्सन को चूज किया है। सो मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव, जिन्होंने एक ही साल में तबाही मचा दी है। तो आप लोगों ने डेफिनेट, कितने लोगों ने देखा अक्षय जी को यूट्यूब पे से आए? सो सर बहुत सारे फैंस हैं आपके।
थैंक्स पुष्कर, थैंक्स। ओके, जर्नी के बारे में बात करनी है यार, राइट। सो यार मेरी फाइनेंस जर्नी से पहले मैं आपको थोड़े से स्टेटिस्टिक्स बता देता हूँ कि मैंने लास्ट ईयर ही अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करी थी। तो अभी हाल फिलहाल मैंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे क्रॉस करे। मैंने लास्ट मई में पोस्ट करना शुरू किया था यूट्यूब पे। लिंक्डइन पे आई डोंट नो कितने लोग लिंक्डइन यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो लिंक्डइन पे आई एम क्लोज टू 300,000 सब्सक्राइबर्स, राइट। ट्विटर मैंने 2-2.5 महीने पहले शुरू किया था, तो उस पर आई एम एट लाइक 140-150,000 सब्सक्राइबर्स। सो ये नंबर्स हैं, इंप्रेसिव लगते हैं, लेकिन मैं 2-3 मुख्य बातें आपसे बोलना चाहूँगा। तो सबसे पहले मेरी जर्नी एक्चुअली फाइनेंस या पढ़ाई से शुरू नहीं होती। मेरी जर्नी शुरू होती है मी बीइंग लाइक 10 ईयर्स ओल्ड, राइट। सो मैंने अपना प्रोफेशनल क्रिकेट करियर शुरू किया था। सो आई वाज अ स्टेट लेवल क्रिकेटर। मैंने अंडर 14, 16, 19 के लिए मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के लिए खेला है। मैं ग्वालियर से हूँ। सो वहाँ से मेरी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई। एंड क्रिकेट से मैंने एक चीज़ सीखी। तो ग्वालियर में एक फोर्ट है, बहुत फेमस फोर्ट है, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने वो उस फोर्ट पे गए होंगे। तो फोर्ट पे यूजुअली होता ही है कि अगर आप एंड ग्वालियर एग्जैक्टली दिल्ली जैसा उसका वेदर होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो एज अ क्रिकेटर आपको मैच खेलना होता है, राइट। तो आप 10-12 साल की उम्र में भी अगर आप अंडर 14, 16, 19 के लिए अगर आप खेल रहे हो, तो यू विल हैव टू गो टू द फोर्ट एंड प्ले दैट मैच। सो 45 डिग्री, 47 डिग्रीज टेम्परेचर हो, कितना भी टेम्परेचर हो, यू हैव टू प्ले द गेम, राइट। सो वहाँ से थोड़ी रेजिलियंस आई। लोग मेरे से, जैसे प्रांजल पूछता है, आनंद मेरे से पूछता है कि यार आप रोज़ आइडिया कैसे लेके आते हो, रोज़ यूट्यूब पे पोस्ट कैसे करते हो। तो मुझे ईजी लगता है बिकॉज मेरी ट्रेनिंग एज अ क्रिकेटर हुई थी, राइट। सो दैट इज फर्स्ट थिंग। एंड जैसे अनंत ने बहुत अच्छी बात बोली कि यू जस्ट कंट्रोल दी वर्क दैट यू डू। रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं होते टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, लेकिन आप अपना लक भी खुद बनाते हो, राइट। सो बिकॉज आपकी एक स्ट्रैटेजी होती है, एक स्ट्रैटेजी के तहत आप काम करते हो। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई जर्नी। फिर मुझे अपना क्रिकेट करियर क्विट करना पड़ा व्हेन आई वाज इन क्लास 12। मेरे को ACL इंजरी हुई थी, सो जिसकी वजह से मुझे 2 साल का ब्रेक लेना पड़ा एंड आई वाज नॉट एबल टू गेट बैक। फिर मैंने पढ़ाई पे बहुत फोकस करा। मेरी ट्रांसफरेबल स्किल्स बनी थी क्रिकेट खेलते हुए। So then I went to a good college. I went to Wharton for my MBA, INSEAD for an MBA. So फिर मैंने BCG करके एक कंपनी है वहाँ पे काम किया था, विच इज़ अ मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म। डालबर्ग एक कंपनी है जहाँ पे मैंने काम किया, अगेन इट्स अ मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म। सो आई वाज डूइंग वेरी वेल। फिर क्वेश्चन आता है कि अच्छा आपने अपनी सोशल मीडिया कंटेंट जर्नी स्टार्ट क्यों करी। तो उसका बहुत सीधा सा आंसर ये है कि मेरा एक अभी 2 साल का बच्चा है, राइट। सो व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल ही वाज 6 या 7 मंथ्स ओल्ड। एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे तो उसमें एक बैनर बना हुआ है कि आई लव टू मेक वीडियोस दैट माय सन वुड लाइक टू वॉच। एंड ऐसी उसकी कोई बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल चीज़ नहीं है, या मैं ऐसा कुछ बहुत डायरेक्ट वे में करना नहीं चाहता था। लेकिन मेरी पेरेंटिंग फिलोसफी इज़ वेरी सिंपल, राइट। आई मीन इट्स नॉट एज एफ कि मैं एज अ पेरेंट एडवाइस दे सकता हूँ, लेकिन दिस इज समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम माई पेरेंट्स। सो दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्ट टू एग्जिबिट कि अगर मुझे अपने बेटे को पढ़ाई करवानी है तो मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। या तो मैं उसको फोर्स करता रहूँ कि भाई आज तू ये पढ़ ले, राइट, या मैं उसके पीछे पड़ जाऊँ कि डू XYZ। सो वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी। दूसरा ये है कि मैं उसको मोटिवेट करूं कि यार जाके बस मेरा यूट्यूब चैनल देख लो, राइट। सो दैट इज वन वे ऑफ मी मोटिवेटिंग हिम टू लर्न इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स, फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बहुत बनाता हूं। एंड मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट दुनिया की 30-40% प्रॉब्लम्स फाइनेंस रिलेटेड होंगी, अनदर 30-40% आर हेल्थ रिलेटेड। सो अगर आप इन दोनों चीज़ों पे काम कर लो तो काफ़ी आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी, राइट। सो फ्रॉम दैट एंगल मैं चाहता हूँ कि वो सीखे, एंड इसलिए मैं कंटेंट बनाता हूँ। तीसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि आपका करियर हमेशा एक फ्लो स्टेट में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो फ्लो स्टेट का मतलब ये हुआ कि इररिस्पेक्टिव कि आज हमारे नंबर्स क्या है कि 1 मिलियन हो जाएं या 5 मिलियन हो जाएं, उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आफ्टर अ पॉइंट आपको कुछ ना कुछ नया चैलेंजिंग काम करते रहना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल्सो वॉट आई एम ट्राइंग टू डू। दिस इज वॉट आई लर्न फ्रॉम रणविजय ऑल्सो, कि ही इज लाइक वेरी पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स। उन्होंने एक चीज़ में एक्सेल करा, देन ही ट्राइड टू बिल्ड समथिंग एल्स, went into that field. So I think these are some of the key things that I will say. One very important point जो पुष्कर को काफ़ी पसंद आई थी when the first time I spoke with him, कि मैं सारा अपना content इससे बनाता हूँ. This is like an iPhone and that's it. I don't have a professional camera, none of that stuff. ये भी मैंने तब खरीदा था जब मुझे YouTube पे आना था. इनफैक्ट मेरा प्राइमरी फ़ोन इज़ Honor X. एंड मैं लोगों को ऐसे फेंक के भी दिखाता हूँ, राइट. सो आईफोन यूजर्स कांट थ्रो इट लाइक दिस, लेकिन मैं अपना जो प्राइमरी फोन है जिससे मैं बात करता हूँ, आई कैन थ्रो इट लाइक दिस, राइट. सो द पॉइंट है कि लोगों को लगता है कि आपको बहुत बड़ी टीम चाहिए या आपको बहुत हाई एंड चीज़ें चाहिए टू स्टार्ट बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर. ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आप करना चाहते हो, अगर आप में डिटर्मिनेशन है, आपको मज़ा आता है उस कंटेंट को बनाने में, एंड आपके पास बहुत क्लियर रीजंस हैं कि आप क्यों बनाना चाहते हैं कंटेंट, तो आप अपना नीश खुद फिगर आउट कर लोगे. सो आई थिंक मैं यहीं पे
अपना स्पीच कंक्लूड करता हूँ, अदरवाइज इट विल बिकम रियली लेंदी। थैंक यू। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँगा और कॉन्ग्रेट्स करूँगा कि आप लोग अभी तक टिके हुए हो। पूरे क्राउड, इतने सारे लोग अभी तक टिके हुए। मैं बार बार ऐसा घूम घूम के देख रहा था, अरे बहुत सारे लोग बचे हुए यार, सुबह से बैठे हुए आप लोग, खाना ना नहीं खाए, वाली पेशेंस। मतलब पहली एक चीज़ जो मेरे को लगता है एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने, कोई भी लाइफ में चाहे बिजनेसमैन बनना है, कुछ भी करना है ना, पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंस तो बहुत सारे लोगों में मेरे को दिख रहा है, तो एक अच्छी हो पा रही है भाई। आपका जो ड्रीम है कि कम से कम 100 लोग जाए, वो मेरे को लग रहा है पूरा हो ही जाएगा। 100 लोग तो कम से कम मेरे को लगता है अच्छे क्रिएटर्स बनेंगे। अब रही बात, भाई ने बोले कि सब लोग अपनी स्टोरी शेयर करो, तो ये भी एक लेसन के थ्रू मैं बताना चाहूँगा। एक बुक है द स्टोरी टेलिंग एनिमल, जिसके अंदर बताया जाता है कि कैसे स्टोरीज है ना लोगों का दिल छू लेते हैं, उनका अटेंशन ग्रैब करता है। अटेंशन स्पैन की बात हुई थी, तो एक अटेंशन स्पैन मतलब बढ़ाने के लिए, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए स्टोरीज एक बहुत ही प्यारा तरीका है, जिससे आप है ना अपना वॉच टाइम बढ़ा सकते हो और है ना आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। कम्युनिटी की बहुत बातें हुई, कम्युनिटी कैसे बनती है, जब लोग कनेक्ट करते हैं। जितना आप कनेक्ट करने वाली चीज़ें बनाओगे ना, उतना लोग आपसे प्यार करेंगे, आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे, आप जितना जो चाहिए वो मिल सकता है अगर आप स्टोरीज अच्छे से बोलना सीख गए ना, कम्युनिटी बनाना सीख गए। तो ये स्टोरी बोलने का मकसद भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप भी है ना, जैसे हम लोग अभी स्टोरी बता रहे हैं, आप भी ऐसे स्टोरीज अपनी लाइफ में यूज़ करो, अपनी स्टोरीज बताओ, इससे आप लोगों से कनेक्ट करोगे, आपकी कम्युनिटी बनेगी। अभी जैसे मैं रणविजय भाई का मतलब मैं इन्होंने बताए थे कि कैसे वो मिलिट्री वाले लोगों से आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, बिकॉज आपकी वो स्टोरी है एंड वो दूसरों की स्टोरी आपसे कनेक्ट हो रही है, दैट्स वाई आप लोग मिल के काम कर पा रहे हो इतना। तो मेरी स्टोरी तो मैं यही बताना चाहूँगा कि देखो, आम जैसा बहुत एवरेज इंसान रहा हूँ मैं, हमेशा से बहुत एवरेज हूँ, हर चीज़ में एवरेज रहा हूँ। माँ बाप का सपना था कि मेरा डैडी टैक्सी ड्राइवर थे, अभी भी है, करते हैं, उनको मना करता हूँ बट स्टिल वो करते हैं। वो पुराने ज़माने लोग में होता है ना कि करना ही है, करना है तो करते हैं, वो अभी भी चलते हैं। तो उनका एक सपना था कि मेरा बेटा पढ़ लिख के बड़ा इंजीनियर बने, लाखों रुपए कमाए, उसका नाम इज्जत हो। तो मेरे को भी यही लगता था कि हाँ इंजीनियरिंग कर लेंगे तो नाम हो जाएगा, इज्जत हो जाएगा। बट इंजीनियरिंग जब मैं कर रहा था तो मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, इंजीनियरिंग में जो नाम था ना वो नहीं है, बिकॉज अब क्वालिटी इंजीनियर्स नहीं बन रहे। लोग सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ डिग्री के लिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं, दैट्स वाई कोई क्वालिटी इंजीनियर्स इतने प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे और जॉब भी नहीं मिल पा रही है। 10-15 हज़ार की जॉब मिल रही है। हमारे कॉलेज में जो प्यून था वो मैं देख रहा था कि मेरे जो सीनियर्स थे उससे ज़्यादा पैसे कमा रहा है। तो कहाँ की इज्जत, कहाँ पे, और एक एक घंटा ट्रैवल करके जॉब मिल रही थी। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि ये चीज़ तो नहीं करना है, मेरे को कुछ और करना है। तो जस्ट रिसर्च करते करते समझ में आया कि बुक्स है ना बहुत पावरफुल चीज़ होती है। जितने भी लोग आज सक्सेसफुल बनते हैं, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, मार्क ज़करबर्ग हो गए, एलॉन मस्क हो गए, ये सब लोग है ना रीडर्स है। इनको एक हैबिट है उनके अंदर कि वो हमेशा बुक्स रीड करता रहता है। तो मुझे समझ में आया कि ये हैबिट मेरे को भी अपने अंदर डालनी चाहिए, रीडिंग की। तो मैंने रीडिंग करना स्टार्ट करी। अच्छा, मैं थोड़ा इंटरप्ट करके बोल रहा हूँ, एक और चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि मैं ना जब थोड़ा छोटा तो नहीं बोलूँगा, बट कुछ साल पहले मैं जब रोडीज देखता था ना, तो अभी राइट नाउ ना मैं इतने कमाल के लोगों के साथ बैठा हूँ ना, तो मेरे को नर्वसनेस फील हो रहा है, थोड़ा खराब सा, मतलब अच्छा सा फील हो रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है। बिकॉज है ना, ये सब चीज़ें मैंने अपने दिमाग में इमेजिन की थी। एक टाइम था जब मैं भी, काफ़ी क्लीशे लगेगा लेकिन सच में ना, एक टाइम था जब मैं भी आप लोगों के जैसा ऐसे बैठा हुआ रहता था और सोचता था कि यार कभी मेरे को भी ऐसा चांस मिलना चाहिए कि मैं भी जाके स्टेज पे बैठा हूँ और लोग मेरी बातें लोग सुने, ऐसा मतलब एक आता है। इसीलिए ना एक थोड़ा नर्वसनेस है। रोडीज को लेके मैं सपने देखता था, मतलब काइंड ऑफ ना दिमाग में डे ड्रीमिंग करते ना कि मैं रोडीज पे जा रहा हूँ और मैं ऑडिशन दे रहा हूँ, रघु रणवीर, आप लोग सब मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। तो आज थोड़ा नर्वसनेस इसलिए बिकॉज आज मेरे को वो मंच शेयर करने का मौका मिल रहा है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये बड़ी बात क्यों हो पा रही है? बिकॉज मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, बिकॉज मेरे पास एक कम्युनिटी है, बिकॉज लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। और क्यों पसंद कर रहे हैं? इसलिए नहीं बिकॉज मेरे को बुक बहुत पसंद है, इसलिए पसंद कर रहे हैं बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कहीं ना कहीं उनका फायदा हो जाए बुक्स से, उनको बुक्स ना पढ़ना पड़े। बुक्स मतलब पढ़े, बुक्स तो मैं चाहता हूँ हमेशा पढ़े, बट उन लोगों का काम आसान कर रहा हूँ। यहाँ पे भी एक लेसन ये दे रहा हूँ, अगर आपको एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना है ना, तो वैल्यू दो, लोगों का काम आसान करो, उनका टाइम बचाओ, कुछ तो मतलब ऐसा करो जो वो नहीं कर पा रहे। उनका काम आसान कर दिया तो लोग आपको पक्का देखेंगे। और रही बात ह्यूमिलिटी की, बात हुई थी यहाँ पे, ह्यूमिलिटी, सैम वॉल्टन आपको पता होगा, मेड इन अमेरिका बुक, जो वॉलमार्ट के जो फाउंडर है उनकी बुक है। उस बुक में ना ह्यूमिलिटी के ऊपर बहुत अच्छा लेसन दिया गया है कि कैसे वो है ना बिलियनर बनने के बाद भी है ना, छोटे छोटे दुकान होती थी ना, वो दुकान पे जाके ना मेजर टेप से नापते थे कि इसका ये एंट्री का जो है वो कितना बड़ा है। ही वॉज सो हम्बल, ही वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम पीपल। तो ये चीज़ें है कि हमेशा सीखते रहो, बस कॉमन चीज़ें है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अगर पेशेंस चाहिए, आपको क्वालिटी देना है और बस लगे रहना है, अगर ये सब चीज़ करते रहोगे ना, आप पक्का बहुत आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर मैं जीशान के लिए कहना चाहूंगा, आपने इनका चैनल जरूर देखा होगा, सीकन। कितने लोगों ने सीकन देखा? से आए। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा
मैं जिम जाता हूँ तो कभी कभी मतलब सर कहेंगे यार क्या जिम जाता है, कुछ बनाया तो नहीं अभी, बट ट्राई कर रहा हूँ। तो एनीवेज फिटनेस इज द गोल। तो मैं जिम जाता हूँ तो मैं म्यूजिक नहीं सुनता, सारे लोग वहाँ पे जाके सॉन्ग सुनते हैं, मैं वहाँ पे बुक समरी सुनता हूँ। और मैं प्राउडली कह सकता हूँ मैं सीकन का चैनल लगाता हूँ भाई, 2x स्पीड पे सुनता हूँ, ट्रेडमिल पे भागता हुआ, है ना, एयरपोर्ट्स लगा लिए और इनका चैनल चल रहा है और मुझे इतना सब कुछ सीखने को मिलता है। सो आई एम सो प्राउड यार, यू आर हियर एंड यू हैव अ वंडरफुल स्टोरी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। सो नेक्स्ट वी हैव वन एंड ओनली मिस्टर हिमेश मदान। सो मोटिवेशन का नाम आए और हिमेश जी ना आए ऐसा नहीं हो सकता। सो कितने लोग हिमेश जी को जानते हैं, ऐसे आए। और आज उनको सुनने के बाद आप लोग डेफिनेटली इंस्पायर होने वाले हैं। सो आपकी स्टोरी सुनने के लिए लोग बेताब हैं। जरूर जरूर। मैं स्टोरी तो जरूर बताऊंगा, लेकिन साथ में ये भी चाहूंगा कि इसमें से हम क्या लेके जा सकते हैं। फायदा तभी है अगर हम सबकी स्टोरीज में से बहुत सारे लेसन्स मिल रहे हैं। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट वी आर टेलिंग अ स्टोरी, ये अपने आप में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, राइट। सब एस्टेब्लिश्ड लोग यहाँ पे जो बता रहे हैं, दे आर ट्रेनिंग देयर इंस्टीट्यूशंस इन देमसेल्व्स। बचपन में काफी ऑड टाइम रहा था, स्ट्रगल रही थी। ब्रदर मेरे अव्वल बड़े ब्रदर यहाँ पे बैठे हैं और पूरी फैमिली ने बहुत स्ट्रगल किया था। ऐसे दिन थे कि वी वर इन डेप्ट, बहुत बड़ा डेप्ट था। भैया सुबह कॉलेज जाते थे, उसके बाद घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाते थे और मैं और पापा छोटे छोटे काम, फॉर एग्जांपल 1-1 रुपए का जलजीरा बेचने वाले दिन भी देखे थे। करते करते 2010 तक वी वर्कड हार्ड, डेप्ट खत्म किया और सबने अपने आप को इंडिविजुअली अलग अलग जगह एस्टेब्लिश किया। जॉब्स में थे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे। एंड 11-12 के आसपास आई वाज इनटू ट्रेनिंग इंडस्ट्री, क्योंकि जब हम सीख लेते हैं तो ये हमारी ड्यूटी हम दूसरों को सिखाए। तो आई वाज अ ट्रेनर। उस कंपनी ने मुझे ट्रेनर प्रमोट कर दिया। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती थी, बोर्ड रूम्स में ट्रेनिंग हो रही है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जा रहा हूँ, कंपनीज में जा रहा हूँ, स्कूल्स में जा रहा हूँ। एंड वन डे 2012 में जून के महीने में मैं एक कॉलेज की तरफ जा रहा था, कंपनी की गाड़ी थी और अचानक हमारी आगे उसी कॉलेज की एक बस जा रही थी और उस बस में से अचानक एक बच्चा बाहर जंप करता है, चलती बस में से। और पीछे हमारी गाड़ी थी। मैंने इमीडिएटली, शॉफर ने नोटिस किया, हमने ब्रेक लगाई, मैं उतरा और उसको उठाया। बच गया था वो, फटाफट उसको गाड़ी में बिठाया, मैं बस में बैठ गया ताकि हम उसको हॉस्पिटल लेके जा सके। उसको गाड़ी में लेटा दिया, बस को हॉस्पिटल लेके गए, गाड़ी हॉस्पिटल पहुंची और स्टूडेंट्स ने मुझे एक नोट दिया जो उसके हाथ से मिला था और उस नोट पे लिखा था कि माँ मुझे माफ कर देना। और साथ में उसने अपने डिप्रेशन की रीजंस लिखे थे, स्टडी प्रेशर, गर्लफ्रेंड प्रेशर। और उस टाइम पे मुझे ये ट्रिगर हुआ कि यार ये जो ट्रेनिंग्स मैं बोर्ड रूम्स में दे रहा हूँ, कॉर्पोरेट में दे रहा हूँ, एक दिन में 30 लोगों को, 20 लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि मैं हर घर तक पहुंच पाऊं। मैं जोधपुर में बैठे, कोटा में बैठे, कानपुर में बैठे, जलंधर में बैठे स्टूडेंट्स तक, यूथ तक पहुंच पाऊं, क्योंकि अगर मुझे इस फील्ड की नॉलेज है मैं उनको हेल्प कर पाऊं। दैट वाज द डे आई डिसाइडेड कि मैं कोई ऐसा मीडियम ढूंढूंगा कि मैं घर घर सिंप्लीफाई कर सकूं लाइफ स्किल्स को, मेंटल हेल्थ को, ट्रेनिंग को, इन चीजों को। लेकिन जॉब थी और वो जॉब इतनी स्ट्रगल के बाद मिली थी, राइट। अब इस टाइम पे आप फाइनली अपने करियर में एस्टेब्लिश हो रहे हो। आपकी वो ड्रीम्स जो बचपन से देखे हैं कि सेविंग कर ली, अब गाड़ी लेनी है क्योंकि आप आसपास वो देख रहे हो, वो लिमिटेड सी सेविंग जो आपने डाउन पेमेंट के लिए करी होती है, अब उसको लेके मैं जॉब छोड़ दूं या क्या करूं। तो मैंने अपनी कंपनी से बात करी कि हम ट्रेनिंग कंपनी है, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम ट्रेनिंग को घर घर पहुंचा पाए। उन्होंने क्या करेंगे, मैंने कहा इंटरनेट पे यूट्यूब है, यूट्यूब पे वीडियोस डालेंगे। मैं कब की बात कर रहा हूं, 2012। यूट्यूब पेनिट्रेशन कितनी थी, 1% ऑफ पॉपुलेशन यूट्यूब पे थी, क्योंकि डेटा भी याद होगा 1 GB 500 रुपए का था, राइट। 7% लोग इंटरनेट पे थे, लोग जानते नहीं थे यूट्यूब को। तो मेरे बॉस ने कहा कि ये चीज हम नहीं कर सकते, ये कोई जानता नहीं है, कोई है नहीं यूट्यूब पे। मैंने कहा सर आप आज देख रहे हो, मैं कल देख रहा हूं। आज के टाइम पे यूएस में अगर 40% लोग इंटरनेट पे हैं, इंडिया में भी तो वो नंबर आएगा, तब हम कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, दिस डज नॉट मेक बिजनेस सेंस। नेक्स्ट डे आई रिजाइंड, आई जस्ट रिजाइंड। क्योंकि एक चीज पढ़ी थी, जिशान बुक्स को बहुत क्रेडिट देते हैं, बुक्स की वजह से उन्होंने कितनी लाइफ बदली। मैंने भी एक बुक में पढ़ा था कि ऑर्डिनरी बंदा सोचता है क्या है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे को सोचना होगा कल क्या होगा, राइट। वो लिमिटेड सी जो सेविंग थी 60,000 रुपए की, जो मैंने ओवर द इयर्स सेव करी थी, वो मैंने अपने घर पे दे दी कि अगले 12 महीने की ये मेरी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि घर में हम कंट्रीब्यूट करते थे। और बेसिक सा एक जमीन पे एक गद्दा था, 2 लाइट थी और वहां से 100-100 वाट के 2 बल्ब थे और वहां से वीडियोस बनानी शुरू कर दी।
ऑफ कोर्स 2012 में इंटरनेट पे लोग नहीं थे, कोई नहीं था, तो इट वाज अ लॉन्ग जर्नी। बट मुझे ये नजर आ रहा था कि आने वाले टाइम पे यही एक रीजन बनेगा। और पड़ोसियों को लग रहा था एक कैमरा छोटा सा रखा हुआ है, 2 लाइट लगी हुई है, तो इसको कुछ काम दे देते हैं, तो काम, यूट्यूब नहीं पता था ना, तो काम ऐसे आते थे, बेटे का मुंडे ना आप आ जाओ। सो दे वर थिंकिंग कि ये कुछ फोटोग्राफी में है। और बड़ा प्रॉब्लम 2014 जब मेरी शादी होनी थी, तो जिससे मैंने शादी करनी थी, गुंजन, उसके घर वालों को कैसे कन्विंस करो। बंदा क्या करता है, यूट्यूबर है, वो कहते हैं वो तो ठीक है लेकिन काम क्या करता है। फाइनली उसके नानी को यह समझाया कि इंटरनेट पे प्रोफेसर लगा हुआ है। फिर मेरी शादी हुई। बट 3 थिंग्स आई वुड से विच यू कैन टेक अवे। उसके बाद पहली चीज इज ए इज एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। करना है तो कोई बहाने नहीं। 2012 में कुछ एडिटिंग नहीं पता था, एडोबी के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करे, प्रीमियर सीखा, आफ्टर इफेक्ट सीखा, कैमरा की नॉलेज नहीं थी, कैमरा को सीखा, पर्चर क्या होता है, आईएसओ क्या होता है, खुद ही कैरेक्टर बना। एक वीडियो 40 मिनट की 28 कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं, कोई हेल्प नहीं है। लोग कहते थे आपकी टीम बहुत अच्छा काम करी, टीम नहीं थी क्योंकि यूट्यूब पे तब पैसा भी नहीं था, राइट। बट ए एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप जिम्मेदारी ले लेते हो, अगर बहाने मारोगे, बहाने मिलते रहेंगे, मेरे पास अच्छा पैसा नहीं है, मेरे पेरेंट्स सपोर्टिंग नहीं है, मेरा शहर सपोर्टिंग नहीं है, मेरा घर छोटा है, मेरे परिवार के हालात अच्छे नहीं है, मेरी दुनिया अच्छी नहीं है, मेरे दोस्त अच्छे नहीं है, बहाने मिलते रहेंगे। लेकिन अगर जिम्मेदारी ले लोगे कि मुझे करना है, तो उसी दिन से स्विच ऑन होगा और सोल्यूशन आप ही को मिलेंगे। एंड व्हेन यू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए के बाद क्या आता है, बी इज बिलीफ। वो बिलीफ होना चाहिए। जब बिलीफ होता है ना, तो आप गिव अप नहीं करते। आपको पता होता है आपने क्यों शुरू किया है। आपने बहुत अच्छी बात करी थी कि पैशन, वाई, मैं उस चीज का फैन हूं, राइट। मेरा वाई क्लियर था। जब भी भटकता हूं ना, जब भी कोई ऐसी ऑफर आती है, इतने सीआर्स का आपको चेक मिलेगा, आप ये करना शुरू कर दो। व्हेन यू बिकम क्रिएटर, आपको बहुत डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। आई जस्ट रिमेंबर दैट इंसिडेंट, मैंने शुरू क्यों किया था, राइट। जो आपने भी बताया, यू सर्व योर पैशन, राइट। वो चीज आपके बी बिलीफ में हेल्प करेगी। एंड सी विच आई थिंक एवरी क्रिएटर वुड अग्री, एवरी सक्सेसफुल पर्सन वुड अग्री, एवरी एस्टेब्लिश्ड पर्सन वुड अग्री, सी इज कमिटमेंट। वो कमिटमेंट होनी चाहिए। वो पुष्पा वाली झुकेगा नहीं, राइट। सो वी आर इन अ क्रिएटर इकोसिस्टम। हम सब बहुत ब्लेस्ड है। और आप लोग क्यों सक्सेसफुल हो रहे हो और होगे, क्योंकि आप अपने संडे को लर्निंग में इन्वेस्ट कर रहे हो। बहुत कुछ किया जा सकता था, घूमा जा सकता था, 100 चीजें की जा सकती थी। आप यहां आए हो, आप अपना टाइम, सबसे एक्सपेंसिव चीज, अपना टाइम यहां इन्वेस्ट कर रहे हो। सो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो लोग लर्निंग में इन्वेस्ट करते हैं वो सक्सेसफुल होते ही होते हैं। सो ए एक्सेप्ट, बी बिलीव एंड सी कमिट। ऑल द बेस्ट। क्या बात है सर, आपने तो यहाँ पे मूल मंत्र दे दिया सक्सेस का। थैंक यू सो वेरी मच। हिमेश जी को सुन के आग लग जाती है और आग लग गई आई थिंक। सो अब आग लगाने के बाद पैसा आएगा और पैसे को कैसे मैनेज करना है, कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना है, वो सब आपको सिखा ही रहे हैं मिस्टर प्रांजल कामरा। और आज हमारे लिए स्पेशल टाइम निकालकर, फ्लाइट लेकर आप सबके बीच एक ऐसे फाइनेंशियल कोच हैं हमारे साथ, जिन्होंने इंडिया के अंदर एक फाइनेंशियल एजुकेशन का एक रेवोल्यूशन शुरू कर दिया है कि everyone should be financially educated and Pranjal Kamra is doing that. जितनी तालियां उतनी कम है। And sir, now everyone wants to listen to your story. And one more thing, यहां पर जो ये बताने वाले हैं ना, यार ये करोड़ों से नीचे बात नहीं करते, तो करोड़ों से नीचे की एडवाइस की वैल्यू भी नहीं है। तो सोच के आना कि करोड़ों रुपए की बात होने वाली है, तो उसके लिए कान आगे ले आओ। रेडी सर? मैं ऐसे पहली बार ऐसे इवेंट में आया हूँ, इतने सारे लोग हैं, तो हाथ पांव सब कांप रहे हैं और मैं बहुत नर्वस हूँ। तो मुझे पता नहीं है जितना मेरे दिमाग में है मैं उसको कैसे डिलीवर कर पाऊंगा, लेकिन सब बात कर रहे हैं कि हम क्या दे सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इवेंट से मुझे क्या सीखने को मिला। कई बार ना क्या होता है कि हम लोग, जैसे मैं रायपुर में रहता हूँ तो ज्यादा लोगों से मिलना नहीं होता, अपने ऑफिस जाता हूँ, स्टूडियो में वीडियो बनाता हूँ, डाल देता हूँ। बहुत ज्यादा लाइव इवेंट्स वगैरह मैंने अटेंड नहीं किए क्योंकि कोविड आ गया और कोविड के पहले ही तो ज्यादातर लोगों ने कंटेंट बनाना शुरू किया था। तो ना जब आप अपने वैक्यूम में रहते हो ना, अपने कुएं में होते हो, तो आपको लगता है कि आप सब सही कर रहे हो, फिर धीरे धीरे आप चीजों को ग्रांटेड लेने लगते हो। क्या है, फिर ना पैसा भी बहुत है अब इस इंडस्ट्री में, तो कई बार ना आप टेम्प्ट भी होते हो, कभी कभी वो मॉरल कंपस क्वेश्चनेबल हो जाता है। अभी जब आज मैं यहाँ आया ना और जैसे लोग मिले, सबसे मुझसे फोटोज खिंचाई, जैसे ऑटोग्राफ्स मांगे, तो ना वो मॉरल कंपस फिर से करेक्ट हुआ कि नहीं भाई, तेरे पे बहुत लोग डिपेंड करते हैं।
बहकना मत, भटकना मत। तो सो थैंक यू। मैं ये सीख पाया, मेरे दिमाग में फिर से वो गांठ बनी कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, वो और स्ट्रिक्ट रहेगा। क्योंकि ना एक तो एज अ फाइनेंस क्रिएटर मैं कोई छोटी चीज नहीं कर रहा हूं जिससे किसी की, जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई अगर ना फूड में है और उसने मैगी के बदले yippee बोल दिया, तो आपके 10 रुपए बर्बाद हो जाएंगे, आपके 20 रुपए बर्बाद हो जाएंगे, आप अगली बार मैगी पे शिफ्ट हो जाओगे, आपकी जिंदगी खराब नहीं होगी। लेकिन अगर मैं गलत इंश्योरेंस बोल दिया और आपको वो क्लेम के समय मिला नहीं, तो मैंने आपकी जिंदगी खराब कर दी। तो एज अ फाइनेंस क्रिएटर मेडिसिन में, लॉ में, फाइनेंस में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है बाकी जॉनर से थोड़ी ज्यादा होती है। सो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी दैट, आई रियली ओ इट टू यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं ना, मेरी स्टोरी बहुत छोटी सी है, मैं बस आपको ये बोलूंगा कि अगर मैं कर सकता हूं ना, तो कोई भी, मतलब मेरे से खराब स्पेसिमेन है ही नहीं, मेरे से खराब सैंपल ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक माँ बाप अपने बच्चे से क्या चाहते हैं कि पढ़ाई में ठीक ठाक हो, बहुत अच्छा ना हो तो ठीक ठाक हो। एकदम ही वाहियात था मैं पढ़ाई, एकदम ही बेकार। कुछ स्पोर्ट्स में अच्छा हो, थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलता था लेकिन सीरियस नहीं, स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं, किसी कल्चरल एक्टिविटी में अच्छा हो जा तो वो भी नहीं, बड़ा ही स्टेज फ्राइट, बड़ा ही डर लगता था, तो किसी भी चीज में अच्छा नहीं। ऊपर से मुझे ना मैं थोड़ा सा हकलाता था और तोतलाता था, मैं ड़ शब्द नहीं बोल पाता था, अभी भी मेरे को थोड़ा दिक्कत होता है, कई बार वो र करके निकलता है, और थ नहीं बोल पाता था, वो त निकलता था, तो बहुत कॉन्शियस रहता था मैं। और ना फिर एक बार, छोटी चीजें, मेरी ना बोलने का थीम आज दो है, एक एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, वो मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा नॉट हैविंग अ प्लान बी, वो भी मैं अब डिस्कस करूंगा। तो क्लास 3rd में ना वो टीचर्स अक्सर कराते थे कि एक एक पैराग्राफ हर बच्चा पढ़ेगा, और मेरे जैसा नर्वस वाला बच्चा ना पहले से काउंट कर लेता था मेरे पे कौन सा पैराग्राफ आने वाला है, और उसको 10 बार प्रैक्टिस कर लो कि आज तो अच्छे से बोलना है। तो उस दिन मैं कॉन्फिडेंट था, मेरे को ना टाइम मिला ना, मैं 10 बार पढ़ चुका था, और हिंदी था तो हिंदी में मैं थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट होता था कि आज तो मैं अच्छा बोलूंगा। मैं खड़ा हुआ, मैंने शायद एक लाइन बोली होगी 5 सेकंड, और मेरी टीचर बोलती ची इतना धीरे, किसी को सुनाई दे रहा, बैठ जा। और पता नहीं उस दिन क्या हुआ, उस दिन वो लगा कि यार मैं तैयारी करके आया था और ऐसे बैठा दिए। और तभी ना वो कहो ना प्यार आई थी 2000 में, तो ऋतिक रोशन के तभी बड़े इंटरव्यूज वगैरह आते थे, वो तभी सुपरस्टार बने थे, तो उनका था कि वो भी बचपन में हकलाते थे और बहुत स्टैमर करते थे, और उनका ठीक हो गया। तो मुझे लगा कि अच्छा ये ठीक हो सकता है, इसको इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो तब से मैं गाड़ी के नंबर प्लेट जोर से पढ़ता था, 6531, और घर वाले पागल हो जाते थे, मतलब बिल बोर्ड जोर से पढ़ रहा हूँ, न्यूज़पेपर जोर, कहीं भी कुछ लिखा है तो मैं उसको जोर से पढ़ रहा हूँ। तो 5-6 साल मैंने ये किया, और थोड़ा बहुत ठीक ठाक फिर मुझे बोलना आ गया। पढ़ाई में गधा ही था, तो घर वालों ने बोला कि मेरे घर में कोई लॉयर नहीं है, तो उनको लगता है कि जो सनी देओल जैसे तारीख पे तारीख बोल सकता है वो अच्छा लॉयर बन सकता है, तो तू लॉ कर ले, तेरे को कुछ पता तो है नहीं और तू कुछ कर नहीं सकता, लॉ में तू अच्छा बोलता है, तेरा लॉ में करियर है। तो मैंने एग्जाम दिया, मेहनत किया उस एग्जाम के लिए, 1 साल मैंने पढ़ाई की, और क्लैट में मेरा NLU रायपुर में सिलेक्शन हो गया। फर्स्ट वीक हमारे ओरिएंटेशन चले और मुझे पता चला अरे लॉ में तो 99% रिसर्च है, 1% जब बारी आएगी प्रैक्टिस करने के 5 साल बाद तो जाके बोलना है। और मैंने तो ज्वाइन किया था बोलने के लिए, तो मेरा मन पूरा उठ गया कि मेरे को तो लॉ नहीं करना। तो पापा ने बोला और क्या करता है, जब तक कुछ और मिलता नहीं करते रहे, देते रहे। और कुछ मिला ही नहीं मुझे, तो मेरा पूरा लॉ हो गया इस चक्कर में। तो तो लेकिन मेरा क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो हर चीज में मन लग रहा था। सेकेंड ईयर में जब मैं था 2011, तो अन्ना हजारे का आंदोलन हो रहा था, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया कि दादाजी थे आजादी के आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, पापा ने इमरजेंसी में किया था, अब मैं खानदान की परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा, देश को तो तभी 17-18 साल का था मैं, तो ये जोश था कि देश से भ्रष्टाचार तो मैं ही हटाऊंगा। मेरे को कुछ समझता नहीं था, मैं जेन्युइनली सोचता था कि लोकपाल आएगा ना तो कोई भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। तो मैंने सेकेंड ईयर कॉलेज का जाने दिया, मैं था धरना स्थल में, और अगले दिन से मेरा एग्जाम शुरू हो रहा है, और मैं जस्ट तभी 18 हुआ था, तो मैं जेल जाने के लिए एलिजिबल था। और अगले दिन से हमको फॉर्म्स भरवाने थे जेल भरो आंदोलन के लिए, वो 144 वॉयलेट करना था, तो थोड़े 1-2 दिन के लिए हम डिटेन होते, तो मेरे को था कि ज्यादा लोगों को लाना है। तो मैंने एग्जाम जाने दिया आज का भी कि कल से तो है भाई, कल से तो जेल में रहना है। तो मैंने एग्जाम स्किप किया, और शाम को मुझे फोन आता है दिल्ली से कि किन्हीं कारणों से आंदोलन स्थगित किया जा रहा है, अब 3-4 महीने बाद होगा।
वो मोमेंट ना मैंने वो भगत सिंह अजय देवगन वाली कई बार देखी थी, और उसमें ना एक था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब गांधी जी एकदम से रोक देते हैं, तो जिन्होंने अपने कपड़े जला दिए, अपनी नौकरियां छोड़ दी, वो कहीं के नहीं रहे। उस दिन ना मेरे को वैसा फील हुआ कि यार मैं तो एग्जाम छोड़ के आया हूं, अब तो आंदोलन करो, मैंने एग्जाम छोड़ा है, मैं तो कहीं का नहीं रहा। अगले दिन मैं गया, अगले दिन तो नहीं, फिर एग्जाम तो देने नहीं मिला, फिर मैं गया कॉलेज 1-1.5 महीने के ब्रेक के बाद। तो हर कोई ना ऐसी नजरों से, अरे नेताजी कर लिया देश से भ्रष्टाचार खत्म। तो मैं उस कॉलेज से भागने लगा, मेरे को नहीं जाना था वो कॉलेज। तो मेरा 5 साल का कोर्स 6 साल में कंप्लीट हुआ, 1 साल में फेल हुआ। फाइनेंस में तब तक मेरे को इंटरेस्ट आने लगा था। 3rd ईयर में मैं NISM गया, वहां मेरे को रूममेट थे जो बताते थे कि तभी ना फाइनेंस में अभी भी है मिस सेलिंग बहुत है, इंश्योरेंस गलत ये वो, तो तू जॉब मत करना, तू जॉब करेगा ना तेरे को भी मिस सेलिंग करना पड़ेगा, तू कर नहीं पाएगा। उन्होंने मेरी लॉ वाली करप्शन वाली स्टोरी जानी थी, उनको पता था इमोशनल आदमी कर नहीं पाएगा, तू जॉब मत लेना यहाँ से। मैंने नहीं लिया जॉब। मम्मी फ्यूरियस थी, वो जॉब वाली मेरे को बोलती है तेरे को लॉ में तो कोई जॉब देता नहीं था, यहाँ तेरे को जॉब दे रहे थे, तू ऐसे ही आ गया। तो अब आ गया तो क्या करूं, तो फ्री में यूट्यूब होता है, इसलिए यूट्यूब शुरू किया मैंने 2017 में। 70 वीडियो बनाए, 65-70 वीडियो, 8 महीने कोई मेरे को देख नहीं रहा था। उसी साल नवंबर में सीक्रेट सुपरस्टार आई थी, वो मेरे जैसी मूवी बनाती थी, चेयर के ऊपर बुक्स और सस्ता सा फोन, और मैं मूवी देख रहा हूँ, उसका पहला वीडियो वायरल हो जाता है और मेरी आंख से आंसू आ रहा है। ये झूठ बोलते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। मैं 60 वीडियो बना चुका हूं और मेरे को लगता है मैं ठीक ही बना रहा हूं यार, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं रोते रोते वो सीन के बाद मैं निकल गया, मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे, और बहुत मेहनत थी, मेहनत सब करते हैं। मेरे एक ही रूम में रोशनी आती थी, सनलाइट थी, और क्योंकि फोन खराब था तो सनलाइट चाहिए। दोपहर को 2 से 4 विंडो की तरफ सूरज होता था, तो 2 से 4 के बीच वीडियो बनाना है। और तभी फल वाला जा चुका है फल बेच के, तो 2 बजे सब्जी वाला फल वाला जा चुका है, कोई चिल्लाएगा नहीं। और 4 बजे गार्डन में बच्चे आ जाएंगे, तो 2 से 4 के बीच वीडियो बनाना है, पंखा बंद करके, क्योंकि माइक नहीं है। तो 60-65 वीडियो ऐसे बनाए, I'm sure हर कोई ऐसे ही करता है। लेकिन यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि द ओनली रीजन आई कंटिन्यूड फॉर 60 वीडियोस वाज दैट मेरे को कोई जॉब देने वाला नहीं था या मेरे को लेना नहीं था, दोनों फैक्टर्स थे, तो मेरे पास प्लान बी नहीं था। अगेन ये रिस्की हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली की क्या है, लेकिन अगर कई बार ना हम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम ले लेते हैं। कई घरों में सच में बच्चे को नौकरी तुरंत जाना होता है, लेकिन कई बार ना, जैसे मेरे में भी था कि मैं 24 का हो रहा हूं, अभी तक नहीं कमाता, और मेरे पापा मुझे बोलते थे बेटा 10 साल पहले हमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, अब हम थोड़े ठीक है, तू 2 साल नहीं भी कमाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन लोगों के पास वो प्रिविलेज है, वो प्रिविलेज को यूज करो। हम लोग अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, तो हमको ना लगता है 24 के हो गए, 25 के हो गए और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा शॉर्ट टर्म विजन है, अगर वो लग्जरी है तो लो और खुद को और बेटर बनाओ। सेकेंडली जो मैं बोल रहा था कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, वो टीचर नहीं होती ना जो मेरे को 3rd क्लास में टोकती नहीं, तो मैं बोलना सुधारता नहीं, मैंने लॉ ट्राई नहीं करता, मैं अन्ना हजारे आंदोलन में जाके भाषण नहीं देता, और फिर मैं यूट्यूब कर सकता हूं, ये मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो वो एक छोटा सा ट्रिगर था, उससे या तो मैं हमेशा के लिए बोलना बंद कर सकता था, या उस दिन मैं भी कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा है नहीं कि मेरे को बड़ी चीजें चुप जाती हैं, उस दिन पता नहीं क्या हुआ, चुप गया और बोलने लग गया। तो प्लान बी अगर जरूरी नहीं है तो खुद पे एक्स्ट्रा इमोशनल बर्डन मत रखो, और एक चीज पे, क्योंकि ना कितनी भी बार फेल हो, सक्सेसफुल एक बार होना है, एक बार। और ना मैं एक ही बार विदेश गया हूं, सरकार ने फ्री में भेज दिया था कुछ सीखने के लिए, तो वहां ना इजराइल हमको लेके गए थे, वो वर्ल्ड का स्टार्टअप कैपिटल है। वहां से मैंने एक चीज सीखी, मतलब पॉपुलेशन वाइज पर 1000 पीपल सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इजराइल में, 80-90 लाख की पॉपुलेशन है। वहां ना एक चीज पता चली कि वो लोग भी यार इंसान ही है, क्यों ज्यादा सक्सेसफुल हैं। जितने भी फाउंडर से मिलो ना, किसी का 13वां अटेम्प्ट था, किसी का 8वां अटेम्प्ट था, किसी का 4था अटेम्प्ट था, पहली बार में कोई सक्सेसफुल था ही नहीं, क्योंकि उनके लिए और डिफिकल्ट है, उनके लिए डोमेस्टिक मार्केट है ही नहीं, उनको देश दुनिया के लिए ही प्रोडक्ट बनाना है। देश में तो 80 लाख लोग हैं, लेकिन वो 4थी बार, 8वीं बार, 10वीं बार ट्राई कर रहे थे। हम लोग ना 1-2 बार के बाद ट्राई नहीं करते हैं और अपनी पूरी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज अगर हम नहीं करेंगे तो आई थिंक कभी ना कभी एक ही बार तो सक्सेसफुल होना है। फिर तो जैसे सर बता रहे थे कि उन्होंने ये किया, इसके लिए भी स्पॉन्सर आ गए, उसके लिए भी आ गए, एक ही बार तो सक्सेसफुल होना है। सक्सेस की सबसे अच्छी बात है एक ही बार होना है, फेलियर कितनी भी बार हो सकते हो। तो ऑड्स तो पहले से हमारे फेवर में। तो या बड़ी सही स्टोरीज हैं यार, और रियल है, सच है। ये जो सक्सेस वाली स्टोरी है ना, जब सक्सेसफुल होते हो ना सबको पता लग जाता है। जब आजकल फेलियर होता है पता ही नहीं लगता, पिक्चर फ्लॉप हो गई, सीरीज आई गई, पता ही नहीं लगता, करते रहो फ्लॉप, किसी को पता ही नहीं लगना। दैट्स द बेस्ट थिंग टुडे। इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है, अगर आप डालते रहोगे। आई थिंक
सब में ये भी कॉमन है कि कमिटमेंट जो है ना, करते रहो 65-70 वीडियो तक आदमी मायूस हो जाएगा। तो हम लोग हर क्रिएटर को जब मिलते हैं ना, शुरू में ये बोलते हैं कि बहुत लोग आगे पहुंच गए, शुरुआत करो और लगे रहो, करते रहो। एक दिन वो पहले वीडियो वायरल होना बहुत मुश्किल है। एवरीबडी इज नॉट कोलावेरी डी, मतलब इट्स क्रेजी, बट फेल होना, और ये हमारे नाउ वी आर ऑल पेरेंट्स, आई हैव 2 किड्स, यू हैव अ सन ना, सबके बच्चे हैं। इस जनरेशन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों पे प्रेशर ना डालें। ऐसा प्रेशर, अच्छा इंसान बनने का बहुत प्रेशर है मेरे घर में, अच्छे बन जाओ बस। मेरे दादाजी ने मेहनत की, उन्होंने कुछ 2-3 घर बना लिए, 60-70 साल की उम्र तक 2-3 घर बने। मेरे डैड ने भी 2-3 और बना लिए, मैं भी बना रहा हूं, ठीक है। रहे हम में से कोई नहीं, किसी ने नहीं खर्चे वो पैसे, अगला वाला भी बनाता रहेगा, तो एक ऐसी नालायक जनरेशन आएगी जो ये सब बेच खाएगी। या और मेरे डैड ने जो मेहनत की है वो क्यों ना उसका खाएं यार। मेरे दादाजी ने जो मेहनत की है, उन्होंने किस नालायक के लिए आप लोग जमा कर रहे हो, हम जानते नहीं उसको, राइट। तो प्रिविलेज जो है ना, प्रिविलेज होता है कि घर में माँ बाप भी बोल देंगे बेटा कर लो यार 2 साल कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक लगाया और बोला डोंट वरी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम यूथ की कि आगे वाली जनरेशंस को ये फीलिंग दें, 20 साल के हो गए लात मारनी नहीं है, क्या करना है। क्योंकि जब सक्सेसफुल होता है ना, कोई ये नहीं पूछता ओ आई वाज सक्सेसफुल एट 21, ना भाई 40 पे जब 200 करोड़ आते हैं ना और 39 तक फेलियर होते हो, तालियां बजाते हैं लोग। कोई सक्सेस का कोई एज नहीं कि ओ यू वर सक्सेसफुल एट 43, छी तुम्हारे 200 करोड़ मुझे पसंद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही इज सेइंग। सो डोंट वरी यार, और आसपास की जो तरक्कियां हो रही है ना उसको तो बिल्कुल मत देखो। सर सॉरी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। So before he starts, वैसे इनके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। कितने लोगों ने A2 मोटिवेशन देखा है? स्याय, क्या बात है। So भाई साहब ने तो मतलब एक होता है कि कंसिस्टेंसी, एक होता है मतलब जुनून की आग। अगर आप इनकी शॉर्ट वीडियोस देखोगे तो मतलब वायरल भी होती हैं और इतनी फ्रीक्वेंट, सर कमाल कर दिया आपने। तो डायमंड प्ले बटन मतलब अभी इस पूरे प्लेटफॉर्म पे इफ somebody has, one is him and one is Mr. Awal Madan over there. So sir, आपकी जर्नी, आपकी सक्सेस स्टोरी, सर ये सब लोग सुनना चाहेंगे। अभी सिल्वर नहीं आया, हम तो डायमंड की बात सुन रहे हैं। कमाल यार। थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, बिकॉज इतने अमेजिंग लोगों के साथ स्टेज शेयर करना ये मैंने सपने में कभी सोचा नहीं था, और उससे भी ज़्यादा खुश हूँ। मैं जब कॉलेज में था तब मैं रोडीज सब फैन है, यू नो, तो तब रणविजय को देखा था, और यू नो सो मच इंस्पिरेशन वी कैन टेक फ्रॉम दिस गाय। तो मैं उस टाइम पे सोचता था यार कभी मिल पाएंगे क्या, और अभी फाइनली जब स्टेज पे देखा तो मैं वहां पे बैठे हुए मैंने 2 से 3 बार, ये सागर है जिसके पब्लिकेशन से मेरी बुक है ये, आज मैं उनसे बार बार बोल रहा था यार बुक तो पता नहीं इनॉग्रेशन हो गया कि नहीं हो गया, एक बार गले मिलना है भाई से यार। वो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यार एक और बात बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं ना काफी देर डूइंग वेरी वेल, सब फिट हैं। मैंने इनको ऐसा वहां पे हक किया, मैंने यार तू भी वर्कआउट करता है, ये भी फिट है। जैसे ही आदमी थोड़ा सा ठीक करने लग पड़ता है ना, रियलाइज करता है कि हाँ मैं इसको एंजॉय कैसे करूंगा। फिटनेस, इसके भी मसल हैं, तगड़े मसल है, छुपा रखे इसने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेलनेस ये किसी और दिन बात करेंगे, बट वेलनेस ये सब, इसका कोई फायदा नहीं है इतने सब्सक्राइबर का, जब तुम खुद ही अगर ग्रैंड कैनियन पहुंच गए और नीचे ट्रैक करके नहीं गए, और वहां पे तुम रात को एक टेंट में नहीं सो पाए और सुबह नहीं आ पाए, तो फायदा क्या है वहां पे पहुंचने का। तो एनीवे सॉरी। थैंक यू सो मच ब्रो, तेरी बुक का ना लॉन्च ये भी अभी करेंगे, एक साथ करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मच रिस्पेक्ट मैन, मच रिस्पेक्ट। दूसरा खुश इस वजह से भी था कि 8 साल सोशल मीडिया पे और 8 साल ये जो लाइफ इन्फ्लुएंसर की लाइफ देख रहे, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पर लास्ट के 3 साल से तो बाहर कभी निकले ही नहीं, और लगता था कि क्या ही कर रहे हैं, लेकिन आज महसूस हो रहा है आप लोगों की आवाज़ सुन के, आप लोगों को देख के
आप लोगों के प्यार को पाके हमें आज महसूस होता है कि यार वो 8 साल वेस्ट नहीं थे हमारे। इन लोगों के प्यार की वजह से आज हम लोग यहां तक पहुंचे। इसलिए पुष्कर भाई ने एक बात बोली थी, वैल्यू योर आस्क। मैं आज सिर्फ एक छोटी सी चीज आप लोगों से चाहता हूं यार, आज आप लोग अपने लिए एक बार तालियां बजाओ यार। बिकॉज आप लोग हैं तो हम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। इतना अच्छा मोमेंट शायद मेरी लाइफ में मैं चाहूंगा और आए। पर जब हम किसी भी इन्फ्लुएंसर से या फिर किसी यूट्यूबर से, इंस्टाग्राम में जो फेमस लोग हैं उनसे जब बात करते हैं, ऊंचाइयां छू रहे हैं सब लोग। अभी सवाल पूछा था पुष्कर भाई ने रणविजय से कि आगे क्या। देखो आगे का तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आखिर क्या ये थोड़ा सा मैं जानता हूं। जाकिर भाई की 2 लाइनें मुझे याद आ गई अचानक से, मैं यहां बोलना चाहता हूं और आई थिंक आप लोग सब इसे अग्री करोगे कि कुछ ख्वाब हैं जो मैं आसमां से दूर चाहता हूं। कुछ ख्वाब हैं जो मैं आसमां से दूर चाहता हूं। जिंदगी भले ही गुमनाम थी, मौत मशहूर चाहता हूं। एंड ये जितना भी हो रहा है, ये जितना भी प्लेटफॉर्म है, हम लोग ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ अभी कुछ स्टैटिस्टिक्स आ रहे थे कि एक्चुअली पहले बहुत ज्यादा क्रिएटर्स नहीं थे यूट्यूब पे, ज्यादातर लोग सब्सक्राइब करते थे सब्सक्राइबर्स से, लेकिन अभी जो स्टैटिस्टिक्स आ रही है ना उनमें लोग क्रिएटर बन रहे हैं। अभी सब्सक्राइबर से ज्यादा क्रिएटर्स हैं। और ये जो आज का फंक्शन हो रहा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज आप लोग बहुत कुछ सीख के जा रहे हो। और मुझे लगता है कि यहां से हमें और रणविजय और पुष्कर राज और सीकेन एंड जितने भी फाइनेंस के लेजेंड्स बैठे हैं यहां पे, हमें और मिलने वाले हैं फॉर श्योर। और आप लोगों को ना इस चीज को बुलंद आवाज के साथ बोलना है, हाँ या ना? हाँ। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच गाइस। तो मेरी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, लाइफ में हमें कुछ बनना नहीं होता है। ये छोटी छोटी सी स्टोरीज होती हैं, छोटे छोटे से इंसिडेंसेस होते हैं जो आगे लेके जाते हैं और बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देते हैं। तो मैं वो छोटे छोटे से इंसिडेंसेस जो मेरी लाइफ में हुए उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला इंसिडेंट जो हुआ था, मेरा 12th खत्म हो गया था। ये बात है 2004 की। 2004 में जो 12th खत्म हुआ तो मैंने सोचा कि चलो यार IIT तो बस की बात है नहीं, इतना मैं इंटेलिजेंट था नहीं। तो मैंने चलो एक RPT का एग्जाम होता है राजस्थान में, राजस्थान से बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, और एक AIEEE का एग्जाम होता है, तब ये एग्जाम होते थे। मैंने कहा प्रिपरेशन करते हैं, चलते हैं। तो काफ़ी एंथुजियास्टिकली गया था। स्कूल में थोड़ा सा ठीक पढ़ाई करता था, तो स्कूल की एक होता है ना, हमें हवा लग जाती है कि अब छोटा सा शहर था, उसमें 2nd 3rd रैंक आती थी तो हवा थी। लेकिन बाहर जाके इंसान को असलियत पता लगती है कि जो दिखता है ना, जो पैम्परिंग आपको मिलती है अपने घर पे, एक्चुअल में ना दुनिया कुछ अलग ही है, वैसी नहीं है। तो बाहर जाके समझ में आया कि ओ माय गॉड, हमने लोगों से डील करना तो सीखा ही नहीं। अब हुआ कुछ यूं कि तैयारी करने गया था, लेकिन कुछ उल्टे सीधे काम पे पड़ गया। उसमें क्या होता है कि इंटेलिजेंट था, पढ़ता था, लेकिन लड़कियों वड़कियों का चक्कर उस टाइम पे था नहीं। बस क्लास में सब पैम्पर करते थे कि इंटेलिजेंट है, 1st 2nd 3rd रैंक आती है। लेकिन बाहर निकले तो एक खूबसूरत लड़की मिली। तो अब होता क्या ना, लड़कों के साथ प्रॉब्लम होती है, उनको ना 1 साइडेड लव हो जाता है इमीडिएटली। अब वो लिटरली बहुत खूबसूरत थी। मेरे दिमाग में आया कि यार अब पढ़ने आया था, लेकिन ऐसा लगा कि यार ये मेरा फ्यूचर हो सकता है, मेरी फ्यूचर वाइफ हो सकती है। ऐसा करके अब करनी थी तैयारी। 6-7 महीने निकल के, पढ़ाई में ध्यान है ही नहीं। एग्जाम खराब होना ही था फॉर श्योर, AIEEE निकला नहीं। 1 महीने बाद RPT का एग्जाम था। अब प्रिपरेशन खत्म हो गई। कोचिंग सेंटर वाले कहते हैं भैया हो गया तुम्हारा, अब जाओ घर। AIEEE एग्जाम तो बिगाड़ ही लिया है। अब हुआ कुछ यूं कि मैंने सोचा कि चलो यार RPT का एग्जाम है, घर जाके देंगे। 1 महीने बाद एग्जाम था। प्रिपरेशन बहुत खराब थी एक्चुअली। सारा समय तो समझ ही पा रहे हो कि कहाँ निकल जा रहा था, किसी के ख्यालों में खोए हुए थे।
ऐसी अगर कोई लड़कियों के ख्यालों में जनरली क्या है, लड़कियां बहुत मैच्योर होती हैं, लड़कों में प्रॉब्लम होती है जनरली ऐसी। तो जो लड़के ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए ना, उनसे मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि आप जिनके ख्यालों में 24 घंटे मशरूक हैं, वो सिर्फ आप ही की है, इसका क्या प्रूफ है? अब वन साइडेड लव है, प्यार है, ठीक है, पर उस बंदी को पता ही नहीं है। पता होगा भी तो हमें थोड़ा थोड़ा ऐसे थोड़ा स्माइल होता था, पर यार इंडियंस में थोड़ा स्माइल का मतलब ये नहीं होता, हम उसको ओवररेट कर देते हैं। ठीक है, स्माइल थी, क्या फर्क पड़ना था। तो फाइनली जब अब घर जाने वाले थे, मैंने सोचा यार दिल की बात दिल में नहीं रखते हैं, जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि यार कह देना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अच्छा सा मोमेंट देखता हूँ, घर जाना है, परसों की टिकट करा रखी है, लड़की को बोलते हैं यार दिल की बात बताने में क्या जाता है। तो अब उस टाइम पे फैल गया था कि अभी 5 लड़के रहते थे हम रेंट पे, उन सबका सिलेक्शन हो गया था, मैं अकेला ही रह गया था जिसका नहीं हुआ था। इमेज और खराब हो रखी थी, ऊपर से भाई चले हैं स्टड बनने। पर क्या है ना, हम लोग वो हैं बात तो बता के जाएंगे। तो एक मोमेंट मिला मुझे, फाइनली वो लड़की मेरे सामने थी और मैंने उन्हें दिल की बात बताई। मैंने उनको ये नहीं कहा कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ एंड ऑल दैट, ऐसा नहीं था। मैंने उनको डायरेक्टली कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है, मैं अपना फ्यूचर देखता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या थी वो समझते हैं। सिलेक्शन हुआ नहीं, जो काम करने आया था वो किया ही नहीं। अब इमेज थोड़ी बहुत जो ठीक थी वो भी खराब होगी रिजल्ट आने के बाद। उस लड़की ने जो मुझे कहा ना, उसने मेरा पहला लाइफ टर्निंग मोमेंट था, वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। वो लड़की मुझे क्या बोलती है पता है? यार अपने माँ बाप के पैसों को खर्च करके तुम यही करने आए हो क्या? फिर उसके बाद जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, जब तुम शुरू में आए थे तुम बहुत इंटेलिजेंट, तुम मेहनत भी बहुत करते थे, अब क्यों नहीं करते हो, क्या हो गया? फिर लास्ट में जो उसने मुझे बात बोली ना, वो मेरे दिल को चुभ गई। और फिर मैंने कहा यार अब तो कुछ करना पड़ेगा। पर उससे एक सांत्वना भी मिली। उसने लास्ट में क्या कहा पता है? एक सजेशन देती हूँ। मैंने कहा क्या? ये तुम ना सफल हो जाओ, सक्सेसफुल हो जाओ, अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, तो तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिलेगी। मैं भी। तब पता है मन हुलारे मार रहा था। पता है क्यों? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी पता है? आग दोनों तरफ है। एक मिनट, ये कंफर्म हो रहा एक मिनट, बहुत सारे लड़के यहाँ पे आज गुमशुदा। भाई तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिली, ठीक है ना, जिसने तुम्हारी इतनी सेंसिबल बातें हैं। भाई लड़कों को वहां पे वो कहता है मुझे तुमसे शादी करनी, थाड़ आज ये सब जाके बता देंगे वहां पे सबके जैसा नहीं। सो यू आर लकी, इनसे सीख, इन्हीं की स्टोरी से सीख लो, ठीक है? जरूरी नहीं खुद एक्सपीरियंस करें। आज मुझे तो ऐसा लग रहा है इनकी मतलब मूवी एक्चुअली मूवी चल रही है दिमाग में, मेरे तो पूरी मूवी चल रही है। और ये कनेक्शंस बैठे हैं, तो हो सकता है बॉलीवुड में कुछ लोग अभी कुछ टाइम में दिखने वाले हैं। सर प्लीज कंटिन्यू। फाइनल बताता हूँ, बहुत लंबा नहीं खींचे, इसके लिए मैं बता देता हूँ आज आप लोगों को। आज वो लड़की मेरे साथ है और मेरी सफलता में उसका पूरा हाथ है। क्या बात है सर, क्या बात है। तो ये पहली कहानी थी जिसने मेरी जिंदगी बदली। अब दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं, छोटी छोटी सी कहानी है। दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। अब हुआ कुछ क्यों कि लड़की ने कहा भी तुम मेहनत करो, सफल हो जाओगे तो सब मिल जाएगा। मैं गया घर, मैंने 1 महीना जम के पढ़ाई की, जो पिछले 6-7 महीनों में नहीं की थी, वो 1 महीने में जम के पढ़ाई की। आरपीटी में सिलेक्शन हुआ, बढ़िया कॉलेज मिला, जो राजस्थान में टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट माना जाता है, वो कॉलेज मिल गया। लेकिन एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हुआ कुछ यूं कि मैं पापा का इकलौता हूं और हमारे पापा की है शॉप। मैं अपने पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बिकॉज वो मेरे उनसे उनके जितना खुददार इंसान मैंने कभी नहीं देखा। अब पर उनका यह था कि मैं इकलौता हूं, हमारा बाहुबली साम्राज्य, एक दुकान, उसको कौन चलाएगा? तो उनका यूं रहता था कि हो गया, कल दुकान पे पहुंचना है। अब मैं कह रहा हूं मेरा सिलेक्शन हुआ है, आप उसे सीरियसली ले ही नहीं रहे। अब हुआ कुछ यूं कि मेरा हो गया, कॉलेज भी अलॉट हो गया। फाइनली ना पापा को साइन करने थे एक पेपर पे, और उससे पहले मैंने पापा को बोला पापा फीस है 41,000 रुपए साल की। पापा कहते मेरे पास नहीं है, तेरे को पता है ना तेरी 2 बहनें हैं, शादी भी करनी है। तो एवरेज फैमिली में होता है। पापा ने डायरेक्टली बोला मुझे कि तुझे भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए ना, तू कहाँ जा रहा है, दुकान पे बैठेगा कौन? मैंने कहा मुझे नहीं करना है, मुझे मेरे पैशन को फॉलो करना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी, जाने दो।
पापा मानने को तैयार ही नहीं। फिर क्या हुआ, फाइनली मैंने कहा अगर आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, मैं लोन लेता हूँ, एजुकेशन लोन। मैंने अपने भाई के थ्रू एजुकेशन लोन लिया, और अब चाहिए थे एक्चुअली ना फादर के साइन के बिना तो वो इशू नहीं हो सकता। तो इन दैट केस अब रात को 8 बजे मैं सारे पेपर लेके पहुंच गया पापा के पास। तो पापा को बोला कि साइन कर दो, ये लोन है और ये बड़ा सेफ लोन माना जाता है, नहीं भी चुकाओगे तो कुछ नहीं होगा दे तो दो। पर पापा कहते हैं मैंने आज तक कभी उधार नहीं ली, नाम कभी लूंगा। मतलब उनके जो स्टेटमेंट है ना मुझे आज भी याद है। तब बड़े ऐसे लगते थे कि ये क्या इंसान है, लेकिन आज उन सब चीजों की कद्र होती है, मेरे दिमाग में कद्र होती है। उन्होंने कहा मैं लोन वोन जिंदगी में नहीं लिया है, तेरे लिए भी नहीं लूंगा, पर मेरे को जाना था। मैंने कहा पापा आपको पैसे देने नहीं है तो मुझे ये तो करो। अब पापा का ना एक खास बात थी, वो सुबह 5 बजे उठते थे। अब 5 बजे उठते थे और हमें बहस करते हुए रात 11 बज गए थे। पापा को सोना होता था 10 बजे। मैंने कहा पापा साफ बात है, साइन करोगे तो सोने दूंगा, और साइन नहीं करोगे तो सारी रात जागोगे। फाइनली पापा ने साइन किए। अब मूवमेंट कहां आया जरा वो समझना। पापा ने साइन किए, मेरा चेक मेरे हाथ में आ गया। अब क्या हुआ, जयपुर जाने के लिए मैंने टिकट कटाई। टिकट तब ना सूरतगढ़ से जयपुर की टिकट 125 रुपए में आती थी। अब बैठ जाओ वो गैलरी के अंदर, इतनी भीड़ होती थी। तो टिकट हाथ में, 41,000 का लोन का चेक हाथ में। पापा खड़े हैं मुझे जयपुर की बस में बिठाने के लिए। तब पापा ने ना मुझे एक बात बोली, ये कहता हूँ ये छोटे छोटे मूवमेंट हमें जिंदगी बदलते हैं और पता लगता है आप कितने स्ट्रांग हो। पापा ना तब बड़े प्यार से मुझे बोले, देख बेटा मैंने पूरी जिंदगी देखी है, बाल सफेद हो गए, तुझे मैं अब भी कह रहा हूं मान जा, अगर तू चला गया तो 41,000 का नुकसान होगा, और नहीं गया तो सिर्फ 125 रुपए का नुकसान होगा। और तब मैं सोच में पड़ गया, यार पापा कह रहे हैं इतना, पर फिर भी मैंने क्या कहा, नहीं पापा मुझे जानना है। पैशन ही इतना था कि मुझे जानना है। फाइनली मैं इंजीनियरिंग के लिए गया। वहां से पता लगता है छोटे छोटे से मूवमेंट, आपको स्ट्रांगनेस पता लगती है आप में कितनी, आप कितने बोल्ड हो अपने डिसीजंस को लेके। तब मेरे फादर ने मुझे एक बात बोली थी कि तू जा तो रहा है, लेकिन अब से याद रखना आज के बाद से तेरे डिसीजन, तेरे लाइफ के डिसीजन वो तेरे हैं, उससे मेरा कोई दखल भी नहीं होगा और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। और पापा मेरे साथ नहीं आए थे, और तब कॉलेज के गेट पर जब एप्लीकेशन देते हैं उस पर साइन करवाने थे फादर के, मैंने खुद नहीं साइन किए, और उन्होंने 4 साल कभी भी मेरे कॉलेज को देखा तक नहीं। और फाइनली मैंने वो कॉलेज एक्चुअली ऑनर्स में खत्म किया था। और मैंने अपने पापा को कभी भी इस बात की शिकायत नहीं आने दी कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं पैशनेटली अपने इंजीनियरिंग को करते रहा। लेकिन अब मैंने आपको बता ही दिया कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो इंजीनियर की एक खास बात होती है कि इंजीनियर इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ कर सकता है ठीक है। तो फाइनली अब तीसरी स्टोरी पर आते हैं। थर्ड स्टोरी मेरे केमिस्ट्री टीचर बनने को लेकर है। एक्चुअली मेरे कॉलेज के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था, पर मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था। तो मैंने अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर लिया, और कोचिंग सेंटर स्टार्ट करने के बाद मैं इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ा रहा था। लेकिन क्या होता है ना, अभी ना ऐसा होता है कि मजा नहीं आ रहा है, मतलब टीचिंग अच्छी लगती थी लेकिन मजा नहीं आ रहा था जो काम कर रहा था मैं। तो जब आपको ना क्लैरिटी ना हो कि जो आप कर रहे हो उसमें क्लैरिटी ना हो, तब एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन होता है, गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। तो मैंने ना तब डिसाइड किया, यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है करियर में करना क्या है। ये 2014 की बात है। मैंने अपने आप को ब्रेक देने की सोची कि मैं अपने पैसों के लिए काम नहीं करूंगा। मैंने 6 महीने जॉब किया, उससे पैसे इकट्ठे किए, और फिर अपने आप को 6 महीने का ब्रेक दिया, और वो भी कौन सी सिटी में, सूरत में। तो यहां पे मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि जब आपको आपके एम्स में क्लैरिटी ना हो, गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। उस ब्रेक में मैंने क्या किया मैं बताता हूं आपको। मैंने पैसे कमाने के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और यहां पर है ना, जितने भी सोशल मीडिया पर आने वाले लोग हैं, मैं यहां पर एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि मैं यूट्यूब पे क्यों आया। मैंने उन 6 महीनों में कुछ नहीं किया। मैंने ओशो को पढ़ा, रामानुजन को पढ़ा, मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने फाइनेंस की बुक्स नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाने का, योगा ध्यान ये करने का उस टाइम पर तो पता नहीं क्या ही हो गया था, पैशन ही था। एक छोटा सा मूवमेंट आया था मेरी लाइफ में, मैंने वो 1 सेकंड का मूवमेंट अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं, आज तक भी नहीं देखा। वो क्या था, मैं इतना ज्यादा मेडिटेट करने लग गया था उन 6 महीनों में कि सिर्फ 1 सेकंड के लिए, और ये मैंने अपनी टेड टॉक में भी बताया जब मैंने रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ था, सिर्फ 1 सेकंड के लिए मैंने अपने आप को ध्यान करते देखा था।
मतलब मेरा सोल अलग था, मेरी बॉडी अलग थी। और वो 6 महीने पैसों से दूर रह के सिर्फ ये चीज पे सोच रहा था कि मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। मुझे इतनी क्लैरिटी आई, तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। और तब जब मैं रामानुजन को पढ़ रहा था तो मैंने उनकी बर्थ स्क्वायर पे एक बहुत अमेजिंग मैकेनिज्म था, वो मैंने क्रैक किया था। और वो मैकेनिज्म, अब हुआ क्या कि इतना अमेजिंग मैकेनिज्म मैंने क्रैक कर लिया रामानुजन की बुक का। वो था एक कि आप किसी की भी बर्थ डेट से उनका स्क्वायर बना सकते हो। तो मैंने कुछ ऐसे मेथड्स निकाले कि कोई भी बना सकता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि अभी स्टडी किया है, ताजा ताजा ये मेथड बनाया है, कॉपी में लिख दूंगा, कॉपी फट सकती है, रद्दी में चली जाएगी, कहां याद रहेगा। चलो मैं कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव कर लूंगा, लेकिन लैपटॉप खराब हो गया तो। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, और तब 2014 में यूट्यूब भुवन बाम को देखते थे, कैरी मिनाटी को देखते थे, मजा आता था। तो यूट्यूब तब एंटरटेनमेंट के लिए फेमस था। सो मैंने तब सोचा कि क्यों ना यार इसका एक वीडियो बनाते हैं। यूट्यूब फेमस था, वीडियो डाल देते ना, ऑनलाइन तो रहेगा ही, वहां थोड़ी मरने वाला है। तो मैंने सेव करके रखा और उसके बाद उसकी वीडियो बनाई। उस टाइम पे मैंने YouTube का अपना चैनल खोला था और उसकी शुरुआत मैंने इस वजह से की थी कि मैंने कुछ क्रैक किया था, वो मेरी मेमोरी से निकल नहीं जाए, मुझे YouTube वापस से वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। मैं इसलिए YouTube पर आया था। मैं इसलिए YouTube पर नहीं आया था कि मुझे पैसे कमाने हैं। और यहां से एक छोटी सी सीख देता हूं आपको। आप जितने भी क्रिएटर्स हैं जो सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, अगर पहला थॉट प्रोसेस आपका ये है कि मुझे पैसे कमाने हैं, या कोई बहुत पैसे कमा रहा है, करोड़ों रुपया छाप रहा है, मुझे इसीलिए सोशल मीडिया पर आना है, तो भाई साहब आप गलत डायरेक्शन में हो। फॉलो योर पैशन मींस आप सबसे पहले देखो आपको आता क्या है। आपके पास कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर होगा, सर्च करो उसको, उस पे वीडियो बनाओ, डाल दो, खुद के लिए बनाओ, दूसरों के लिए नहीं। मैंने अपने लिए बनाई थी। और मैं आपको एक खास बात बताता हूं। अब आप जानना चाहते होंगे कि उस चैनल का क्या हुआ। उस चैनल का नाम पहले अरविंद अरोड़ा, मैंने कोई था ही नहीं कि नाम लिखना होता है, अपने जीमेल से नाम से खुल जाता था, तो अरविंद अरोड़ा लिख के स्टार्ट कर दिया। बाद में मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था, केमिस्ट्री के लेक्चर्स डाल के मैंने उसका चैनल का नाम चेंज कर दिया था, मेड इजी केमिस्ट्री। तो मैं केमिस्ट्री टीचर हूं बाय द वे। तो मैं आपको बताता हूं, वो चैनल जिसमें मैंने रामानुजन की वीडियो डाली थी, बर्थ स्क्वायर की, मैं इंडिया का पहला ऐसा एजुकेशन का क्रिएटर था जिसने अपने चैनल को एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी में मर्ज किया, और वो भी प्रॉपर्टी के दाम के जितना। एक बहुत बड़ी 3 एडटेक कंपनी, उसमें से एक है वेदांतु, अगर आप लोगों को पता होगा, वो यूनिकॉर्न है। और उस कंपनी में मैंने उस चैनल को मर्ज किया। आज वेदांतु की इक्विटीज होल्ड करता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट चैनल। वो इतनी पैशनेटली उस चैनल को मैंने स्टार्ट किया था, पैसों के लिए नहीं किया था। तो ये छोटी सी स्टोरी है, यहां से सीखने को एक छोटी सी चीज मिलती है कि आपको अपने पैशन को देखना है, अपनी स्किल को देखना है, पैसों के लिए नहीं आना, प्लीज। और फाइनली एक लास्ट बिल्कुल छोटी सी स्टोरी है, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने एक लास्ट स्टोरी, उसके बाद इसको ओवर करते हैं। वो थी कि मैं शॉर्ट क्रिएटर कैसे बन गया। केमिस्ट्री टीचर था, केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, मजे आते थे, केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए थे। तो हुआ कुछ यूं कि तब टिकटॉक अपना एक प्लेटफॉर्म लेके आया था, शॉर्ट प्लेटफॉर्म। टिकटॉक काफी फेमस था, पर टिकटॉक में प्रॉब्लम ये थी अगेन कि उसको इमेज का बड़ा वो था कि सब लोग अजीब से वीडियोस डालते थे, एजुकेशन का कोई वीडियो थे नहीं ज्यादा। तो उनको लगता था कि इंडिया में बैन नहीं हो जाए, एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। तो उन्होंने दिल्ली में यहीं आप ही की शहर में एक कॉन्क्लेव रखा, उसमें अव्वल भाई थे वहां पे, और हिमेश भाई को इनवाइट किया था, पर वो शायद बिजी थे। तो उस कॉन्क्लेव में टिकटॉक के जितने क्रिएटर्स थे वो थे, और हमें यूट्यूबर्स को इनवाइट किया गया था जो एजुकेशन फील्ड में अच्छा कर रहे थे, कि आप आओ और आप वीडियोस बनाना टिकटॉक पे। आई वाज लाइक यार, यूट्यूब तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक इतना बड़ा कहाँ है, यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मुझे लगा कि बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, गए वहां पे, पर एक्चुअली पीछे पीछे चेयर्स पे बैठे हुए थे। केमिस्ट्री टीचर ये तो क्या औकात है, पर ठीक है, पीछे पीछे बैठे हुए थे। जितने टिकटॉक के शॉर्ट क्रिएटर्स है ना, उनको बहुत रिस्पेक्ट, वो बहुत अमेजिंग काम कर रहे थे बाय द वे। बट मुझे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इतना इनवाइट करेंगे और पीछे पीछे बिठा देंगे। तब मुझे और दिमाग में क्लिक किया कि यार क्यों ना एक काम करते हैं, हम लोग शॉर्ट्स में क्यों नहीं मचा सकते। इन दैट केस मैंने पूरे प्लेटफॉर्म को स्टडी किया,
फिर से एक छोटा सा ब्रेक लिया, गोवा गया, वापस आया, फिर मैंने सोचा कि चलो तरक्की के बाद ब्रेक देख रहे हो कहाँ हो रहा है? थोड़ी सी तरक्की, पहले सूरत, ठीक है, कहा मैं गोवा के, आई वांट फॉर अ ब्रेक टू गोवा। अभी ब्रेक लेने वेगस यार, वो मैं थोड़ी देर के लिए वेगस चले गया था, वो इक्विटी तो है ही, तुम्हें पता है ना। प्लीज कंटिन्यू। तो लास्ट स्टोरी है, एक्चुअली वो गोवा इसलिए गया था कि वहां पर लाइफ प्लगइन का एक कॉन्क्लेव था, इनवाइटेड थे हम लोग, इसलिए गया था। क्लैरिटी दे देता हूँ, वो इसलिए नहीं गया था जो आप सोच रहे हो। क्या सोच रहे हैं हम? तो वो लड़की जिसने इतना सहारा दिया, मुझे लगा उनको घुमाने लेके गए होगे, तुम्हारे सोच में ही। तो फिर से मोरल ऑफ द स्टोरीज, जब क्लैरिटी ना हो तो जाओ ब्रेक लो। सो फाइनली वापस आया, और टिकटॉक पे मैंने पहला एक फॉर्मेट सोचा। तब टिकटॉक पे क्या करते थे लोग कि लिपसिंग वाली वीडियो स्ट्रेट 9:16 में बनता था, लेकिन मैंने सोचा कि यार मैं काम करूंगा, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, 50-50। नीचे मैं खुद बोलूंगा, मोटिवेशन इफेक्ट के वीडियोस तब बनते नहीं थे, और ऊपर उससे रिलेटेड वीडियोस चलेंगे। वो फॉर्मेट एक्चुअली इंडिया में फर्स्ट टाइम मैंने ही स्टार्ट किया था, और उसके थ्रू सिर्फ 6 महीने में 7.2 मिलियन फॉलोवर्स हो गए थे मेरे टिकटॉक में। और फाइनली मुझे बड़े इज्जत से उन्होंने बुलाया, और फिर वहाँ टिकटॉक के जो मेन थे ना इंडिया वाले, उन्होंने कहा कि आपकी वीडियो की एंगेजमेंट एक्चुअली सबसे ज़्यादा है। शॉर्ट प्लेटफॉर्म पे मुश्किल से 10-15 सेकंड ही लोग देखते हैं, लेकिन 38 सेकंड का मेरा ऑन एन एवरेज वॉच टाइम था 1 मिनट की वीडियो पे। बट अनफॉर्चुनेटली 7.2 मिलियन फॉलोवर्स ऑन टिकटॉक, रातों रात टिकटॉक बैन हो गया, खाता बंद। अब यहां से लास्ट है बस 4 ही लाइनें, ध्यान से सुनना। वो क्या है? तब क्या बात है, जयकारे लग रहे हैं। फाइनली अब उस मोमेंट पे क्या होता है, देखो ये कभी भी हो सकता है, सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया अभी होता भी है, यूट्यूब पे आपका चैनल कभी भी बंद हो सकता है भाई, अगर आपने कुछ गलत किया तो। और एक मेरे फ्रेंड है, अभी कल पर से उनका एक चैनल अचानक से हैक हो गया, हैक होने के बाद डिलीट हो गया। तो ये कभी भी हो सकता है आपके साथ। इन दैट केस क्या है, आपको YouTube का प्लेटफॉर्म नहीं देखना, या कोई प्लेटफॉर्म नहीं देखना, आपको अपनी क्रिएटिविटी देखनी है। आपने शुरू क्यों किया था जरा समझो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली जब टिकटॉक बैन हुआ तो मैं रुका नहीं, मैंने वही शॉर्ट वीडियोस बनाते रहा, और उन वीडियोस को मैं YouTube पे डालना शुरू किया। और मैं इंडिया का पहला ऐसा क्रिएटर था जो शॉर्ट वीडियोस डाल रहा था 1 मिनट के। और फाइनली जब बीटा वर्जन लॉन्च हुआ तो मेरा जो चैनल था A2 मोटिवेशन, वो बहुत अमेजिंगली किक ऑफ हुआ। सिर्फ 2 महीने के अंदर 10 लाख फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स मैंने किए, और 7 से 8 महीने में 1 करोड़। और इसी वजह से आज आप लोगों के प्यार की बदौलत मेरे पास डायमंड प्ले बटन है। क्या बात है जी। सो फाइनली समराइज करूंगा, जैसे पुष्प हमारे जो ऑनर साहब हैं, इनका एक थ्योरी था 3T थ्योरी, मेरा 3C थ्योरी है, जिसमें से एक C इन्होंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। फर्स्ट वन इज कमिटमेंट, सेकंड वन कमिटमेंट मतलब अगर आपने एक बार सोच लिया ना कि मैं कंटेंट बनाऊंगा, मेरे पास स्किल है, तो छोड़ना मत, आपको बनाना ही बनाना है। लेकिन दूसरा C है कंटेंट, अपने कंटेंट पे काम जरूर करना, बिकॉज अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो तो लोग आपको एक ना एक दिन जरूर अप्रिशिएट करेंगे, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आपको उतना ही प्यार मिलेगा, और आपकी कम्युनिटी भी उतनी बढ़ते जाएगी। एंड फाइनली जो थर्ड C है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंसिस्टेंसी। शुरू में व्यू नहीं आते बॉस, एज ही सेड कि हर कोई कोलावेरी डी नहीं होता, नहीं आते बॉस, लेकिन उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। कंसिस्टेंसी रखना, आपका वक्त कभी भी आ सकता है। थैंक यू सो मच क्या बात है जी, क्या बात है, मजा आ सो गया। मच। वेल मतलब मेरा खुद मन कर रहा है कि मैं सुनता ही जाऊं, बट मैं आप लोगों को भी देख रहा हूं कि यार इतना मोटिवेशन भर दिया इन्होंने, लोग उठ ही नहीं रहे, और ये बहुत बड़ी बात है, अपने लिए तालियां हो जाए यार। सर लोग 11 बजे से नहीं आए, लोग एक दिन पहले आ गए थे। रात में आप लोगों की इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखी है मैंने। सो यू वांटेड टू से समथिंग? सो आप लोग यहां पर इस वक्त तक बैठे हुए हैं, मतलब दिल से यार आप लोगों को मैं बोलूंगा, आप लोग नेक्स्ट बिग स्टार्स हो।
So finally, thank you so very much.